एक शानदार बैटल चल रही थी। एक ऐसी बैटल जो हर एंगल से इंटेंस लग रही थी। हमें द ग्रैंडेस्ट किंगडम की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, द एंडेवर फोर्ट्रेस दिखाया जाता है, जिस पर ऑर्क्स की सेना द्वारा हमला किया जा रहा होता है। कास्टल के ऊपर से फायरबॉल्स बरस रही थीं और नीचे सोल्जर्स अपनी पूरी ताकत लगाकर एनिमी फोर्सेस को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जितनी कोशिश होती, उतनी ही कास्टल की दीवारें गिरती जा रही थीं। सोल्जर्स एक एक करके बैटलफील्ड में मर रहे थे और ऑर्क्स बिना किसी डर के कास्टल की दीवारों पर चढ़ रहे थे। ये ग्रैंडेस्ट किंगडम की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर ये टूट गई तो एनिमी की सेना एम्पायर के अंदर घुस जाएगी, जिससे लाखों लोग मारे जा सकते हैं। जो डिफेंडर्स बचे थे, उन्होंने हर एक ऑर्क को रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन ऑर्क्स भी कम नहीं थे। उनकी फाइटिंग स्पिरिट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इवन अब तक उनके बॉस बैटलफील्ड में खुद नहीं आए थे, तब भी वो बिना किसी हेजिटेशन के ह्यूमंस पर हमला कर रहे थे। ऑर्क मेजेस उन पर गिरने वाले फायरबॉल्स को मैजिक से रोक रहे थे और ऊपर से एक बड़ी मैजिकल डोम ने उन्हें और भी ज्यादा सिक्योर कर दिया था। डेप्यूटी कमांडर फिलियन, जो ह्यूमन आर्मी के एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, वो ये सब देखकर गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने साउथ साइड के टावर से बैटलफील्ड का जायजा लिया और महसूस किया कि साउथ गेट गिरने ही वाला था। ऑर्क्स की भारी तादाद को देखते हुए उन्हें समझ में आ गया कि असली समस्या तब शुरू होगी जब ऑर्क लॉर्ड बैटलफील्ड में उतरेगा। फिलियन को पता था कि ऑर्क लॉर्ड बाकी ऑर्क्स की तरह सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ से नहीं लड़ता था। वो एक ऑरा मास्टर था, जिसके पास स्पेशल ऑरा एबिलिटीज भी थीं। धीरे धीरे ऑर्क्स ने कास्टल के अंदर घुसना शुरू कर दिया। अब बैटलफील्ड पर एक ऐसी मास किलिंग हो रही थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। ऑर्क्स बिना किसी दया के जो भी उनके सामने आता, उसे बेरहमी से मार रहे थे। सोल्जर्स एक एक करके मर रहे थे और बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लेकिन तभी बैटलफील्ड में एक अजीब सी टर्क्वाइज मिस्ट फैलने लगी। सोल्जर्स और ऑर्क्स दोनों ने देखा कि यह मिस्ट उन सभी डेड बॉडीज से निकल रही थी जो बैटलफील्ड में गिरी पड़ी थीं। धीरे धीरे यह मिस्ट एक जगह इकट्ठा होने लगी और बिना किसी वार्निंग के वही लाशें अनडेड में बदलने लगीं। ज़ॉम्बीज और स्केलेटन्स, जो अब तक सिर्फ कहानियों में सुने जाते थे, अब हकीकत में बैटलफील्ड पर चल रहे थे। जैसे ही ह्यूमन सोल्जर्स ने देखा कि उनके साथ अनडेड क्रीचर्स भी लड़ रहे हैं, तो उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि बैटलफील्ड में एक नेक्रोमैंसर भी मौजूद है। तभी साउथ सिटी गेट के सामने एक पावरफुल ऑर्क लॉर्ड खड़ा नजर आया, जो ह्यूमंस को तबाह करने में लगा था। लेकिन तभी बैटलफील्ड में एक नया चैलेंजर एंटर हुआ, नेक्रोमैंसर। उसके हरे बाल एक ब्रेड में बंधे हुए थे और उसके आसपास ब्लैक और पर्पल मैजिकल स्फीयर्स फ्लैश कर रहे थे। एक हाथ में एनर्जी जो हवा में फ्लोट कर रही थी और उसके पास एक तलवार भी थी। सोल्जर्स ने उसे देखकर एक पल के लिए संदेह किया, क्योंकि एक नेक्रोमैंसर के पास इतने पावरफुल मसल्स और स्वॉर्ड विल्डिंग स्किल्स कैसे हो सकते थे। लेकिन नेक्रोमैंसर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके पीछे कुछ पोर्टल्स ओपन हो गए। उन पोर्टल्स से नए पावरफुल अनडेड मॉन्स्टर्स बैटलफील्ड में एंटर हो गए। ज़ॉम्बीज, स्केलेटन्स और भी ज्यादा टेरिफाइंग क्रीचर्स बैटलफील्ड में छा गए। ऑर्क लॉर्ड ने अपना वेपन जोर से घुमाया और एक ही ब्लो में सामने वाले अनडेड्स को मार दिया। उसका ऑरा बैटलफील्ड में एक रेड ग्लो छोड़ रहा था। फिर उसने अपना हाथ उठाया और जमीन पर एक और पावरफुल अटैक मारा। लेकिन जैसे ही उसका रेड ऑरा फेड हुआ, उसने देखा कि उसके पीछे एक और भी पावरफुल स्केलेटन खड़ा था। वो स्केलेटन ऑर्डिनरी अनडेड से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था और उसके हाथ में एक सोर्ड भी थी। उसने ऑर्क लॉर्ड पर एक वर्टिकल स्ट्राइक मारने की कोशिश की, लेकिन ऑर्क लॉर्ड आसानी से किनारे हटकर उस अटैक से बच गया। तभी पैंथर अनडेड ने ऑर्क लॉर्ड पर एक इतना स्ट्रांग ब्लो मारा कि उसके पास काउंटर अटैक करने का भी मौका नहीं बचा। ये देखकर स्केलेटन और पैंथर अनडेड एक साथ ऑर्क लॉर्ड पर टूट पड़े। ऑर्क लॉर्ड काफी स्किलफुली एवेट कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके मूवमेंट्स धीमे होने लगे। एक मोमेंट आया जब पैंथर अनडेड को एक परफेक्ट ओपनिंग मिली। उसने तुरंत एक ट्रेमेंडस ब्लो मारा जो इतना पावरफुल था कि ऑर्क लॉर्ड बैटलफील्ड में पीछे की तरफ उड़ गया। ऑर्क लॉर्ड ने अपने पैर जमाए रखे, जबकि उसके सबऑर्डिनेट्स बैटलफील्ड पर मर रहे थे। गेट के सामने नेक्रोमैंसर अपनी तलवार से ऑर्क्स को काट रहा था और देखने वालों के लिए यह एक अजीब सा नजारा था। ह्यूमन सोल्जर्स, जो अब तक सिर्फ रूमर्स सुनते आए थे कि नेक्रोमैंसर सिर्फ मैजिक यूज करते हैं, उनके लिए यह देखना शॉकिंग था कि एक नेक्रोमैंसर स्वॉर्ड्समैनशिप में भी इतना स्किल्ड हो सकता है। नेक्रोमैंसर और उसके अनडेड वॉरियर्स बैटलफील्ड पर अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। वो ऑर्क्स को बेरहमी से मार रहे थे। एक बड़ा अनडेड ब्रूट फोर्स से अपने दुश्मनों को कुचल रहा था। एक एल्फ अपनी डार्क लाइटनिंग से एनिमीज को काट रही थी और एक और फॉलोअर एक्स से
अपने दुश्मनों को पैरालाइज करने के बाद उन्हें एक ही स्ट्राइक में खत्म कर रहा था। ये सब देखकर जो ह्यूमन सोल्जर्स बचे थे वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने समझ लिया कि एक इंसान ने बैटलफील्ड का पूरा फ्लो चेंज कर दिया था और अब जीत भी मुमकिन लग रही थी, भले ही ये फॉरबिडन मैजिक के थ्रू हो रहा था। नेक्रोमैंसर के अनडेड क्रीचर्स के सामने ह्यूमंस एकदम छोटे लग रहे थे। ऑर्क ने भी एक्सेप्ट किया कि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ कुछ लाशें उसे इस तरह कॉर्नर कर देंगी। वो मुस्कुराया और नेक्रोमैंसर को वार्न किया कि सिर्फ एक अच्छा ब्लो लैंड करने का मतलब ये नहीं कि बैटल जीत ली गई है। वो नेक्रोमैंसर को एक वर्दी ओपोनेंट मान चुका था। उसके बदन से एक पावरफुल रेड ऑरा निकलने लगा क्योंकि उसने अपना बर्जर्कर स्टेट एक्टिवेट कर दिया था। दूसरी तरफ नेक्रोमैंसर भी अपने ख्यालों में था। उसने ऑर्क लॉर्ड के पावरफुल और मस्कुलर बॉडी को एडमायर किया और अंदर ही अंदर यह सोचा कि अगर वो इस बॉडी को अपना बना सके तो ये एक परफेक्ट अनडेड वॉरियर होगा। उसने तुरंत अपनी तलवार को छोटी छोटी पीसेस में तोड़ दिया जो अब एक विप लाइक सोर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गई। उसने बिना वक्त गंवाए ऑर्क लॉर्ड पर चार्ज कर दिया, लेकिन जैसे ही उसकी सोर्ड ऑर्क लॉर्ड की तरफ बढ़ी उसके ऑरा स्पिरिट ने उसका अटैक रोक लिया। उसका असली बॉडी तुरंत काउंटर अटैक के लिए मूव कर चुका था और एक डायरेक्ट हिट नेक्रोमैंसर के बदन पर लैंड हुआ। लेकिन जैसे ही इंपैक्ट हुआ नेक्रोमैंसर का पूरा शरीर टर्क्वाइज लाइट में डिसॉल्व हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैटलफील्ड के मरे हुए सोल्जर्स के डेड बॉडी से मिस्ट निकल रही थी। ऑर्क लॉर्ड के इंस्टिंक्ट्स स्ट्रांग थे। उसने तुरंत अपना बॉडी घुमाया एक और अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसका सोर्ड आगे बढ़ा वो एक बोन शील्ड में अटक गया। नेक्रोमैंसर ने परफेक्ट टाइमिंग पे एक पावरफुल बोन बैरियर क्रिएट कर दिया था जो ऑर्क लॉर्ड के काउंटर अटैक को फेल करने के लिए काफी था। नेक्रोमैंसर ने यह समझ लिया था कि अगर उसे सर्वाइव करना है तो उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उसके अंदर एक रियलाइजेशन आई, अगर वो और पावरफुल नहीं बना तो ये बैटल उसके लिए लास्ट बैटल हो सकती है। जैसे ही ये थॉट उसके दिमाग में आया बोन्स उसके नीचे से निकलने लगी और उसका पूरा बदन धीरे धीरे रेनफोर्स होने लगा। उसके आसपास जो भी बचे कुचे अनडेड रिमेन्स थे वो एक अंदर से चलने वाले मैकेनिज्म की तरह उसके अंदर मर्ज होने लगे। उसके अंदर जो लोग इंपॉर्टेंट थे उनकी तस्वीरें उसके दिमाग में घूमने लगीं और उनके लिए स्ट्रांग बनने का डिटर्मिनेशन और बढ़ गया। बोन्स धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगीं और एक पावरफुल ब्रेस्ट प्लेट में ट्रांसफॉर्म हो गई। जब पूरा आर्मर कंप्लीट हो गया अब वो एक नया अनडेड वॉरियर बन चुका था। अब वो ऑर्क लॉर्ड के सामने एक नए फॉर्म में खड़ा था, एक ऐसा फॉर्म जो सिर्फ एक नेक्रोमैंसर की पावर नहीं दिखाता था बल्कि एक वॉरलॉर्ड की प्रेजेंस भी दिखाता था। ऑर्क लॉर्ड जो अब तक बैटल एंजॉय कर रहा था उसने जोर से चिल्लाकर नेक्रोमैंसर को चैलेंज दिया। उसने कहा कि अगर ये उनका फाइनल बैटल होने वाला है तो नेक्रोमैंसर को उसका अच्छी तरह मनोरंजन करना पड़ेगा। नेक्रोमैंसर ने बिना कोई जवाब दिए तुरंत चार्ज कर दिया। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ह्यूमंस और ऑर्क्स दोनों शॉक्ड थे। उसका सोर्ड अटैक्स इग्नाइट होने लगे जो हर एक स्ट्राइक में और ज्यादा पावर भर रहे थे। लेकिन ऑर्क लॉर्ड भी एक मास्टर फाइटर था। उसने तुरंत अपना ऑरा एनहांस किया और काउंटर अटैक के लिए मूव किया। बैटलफील्ड के हर कोने में एक टेरिफाइंग प्रेजेंस बन चुकी थी। बैटलफील्ड की इंटेंसिटी से दूर सीन शिफ्ट होता है और कुछ समय पीछे चला जाता है। एक कंप्लीटली डिफरेंट लोकेशन पर रोडलन एकेडमी, जो एम्पायर की सबसे प्रेस्टिजियस और ग्रैंड एकेडमी थी। इस एकेडमी में ब्लू और गोल्डन एक्सेंट्स थे और यहां सिर्फ एलीट स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका मिलता था। लेकिन सभी स्टूडेंट्स को यह रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। एकेडमी में कुछ स्टूडेंट्स थे जो सीक्रेट और फॉरबिडन नॉलेज के पीछे थे। एक सीक्रेट पोर्टल के थ्रू एक छुपा हुआ कमरा एंटर किया गया जिसमें एक एल्डरली मैन और एंड्रियस बात कर रहे थे। कमरे का सीन काफी डिस्टर्बिंग था। एक कोने में एक बड़ा सा बैरल भरा हुआ था और सीलिंग से कई डेड बॉडीज लटक रही थीं। अंड्रियास ने एक बॉडी के बारे में माफी मांगी क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसने पिछले हफ्ते जिस बॉडी पे काम किया था वो कहां रखी है। बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और टेबल के पास से गुजरने लगा जिसमें और भी अनडेड बॉडीज रखी थीं जो एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज हो रही थीं। उसने डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया कि एंड्रियस ने अपना काम ढंग से याद नहीं रखा। यह छुपा हुआ कमरा सिर्फ एक ऑर्डिनरी लैब नहीं था। यहां फॉरबिडन ब्लैक मैजिक का स्टडी हो रहा था, एक ऐसा नॉलेज जो एम्पायर में इलीगल माना जाता था। अगर कोई भी इन्हें पकड़ लेता तो बिना किसी ट्रायल के उनका इमीडिएट एग्जीक्यूशन पक्का था। आंड्रियास ने बिना किसी हेजिटेशन एक बड़ी सी बॉटल उठाई जो खून से भरी थी। उसने केयरफुली वो ब्लड जमीन पर गिराना स्टार्ट किया, एक मैजिकल सर्कल बनाने के लिए। एल्डरली मैन जो रिचुअल कंट्रोल कर रहा था उसने एंड्रियास को एक कदम पीछे हटने का इंस्ट्रक्शन दिया। उसके हाथ में एक छोटी सी स्कल थी और जैसे ही उसने रिचुअल शुरू किया कमरे का माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया।
एंड्रियास के टीचर ने अपना एक हाथ ब्लड स्मियर्ड मैजिक सर्कल के ऊपर रखा और धीरे धीरे एक टर्क्वाइज मिस्ट उन दोनों के आसपास फैल गई। एंड्रियास भी उसी मिस्ट से घिर गया जो धीरे धीरे रूम के आधे हिस्सों में फैल चुकी थी। जब रिचुअल अपने पीक पर था तो सर्कल के बीच में रखी डेड बॉडी धीरे धीरे उठने लगी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली एक डरावनी चीख निकल गई। ये एक और फेलियर था। टीचर ने एक थकी हुई सांस लेते हुए डिसाइड किया कि आज के लिए बस इतना ही काफी है। उसने अपने नोट्स लिखने शुरू किए और एंड्रियस से कहा कि अब फ्रेश माइंड के साथ वापस आना चाहिए। लेकिन एंड्रियस इस सेशन से डिसअपॉइंट था। उसे लगा कि आज की प्रैक्टिस में कुछ नया सीखने को नहीं मिला। जब उसने फ्लोर क्लीन करना शुरू किया, जो अब टॉर्च की रोशनी में ब्लड स्टेन्स और मैजिक ट्रेसेस से कवर्ड था, तब उसके दिमाग में कई ख्याल घूमने लगे। वो सोचने लगा कि यह सब कितना डेंजरस था और अगर किसी को पता चल गया तो इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन जितना भी रिस्क हो वो सिंपली छोड़ नहीं सकता था। उसकी नजर एक शेल्फ पे गई जिसमें कई डार्क मैजिक की बुक्स रखी थीं। ये एकेडमी में एक ऐसा प्लेस था जहां वो शांति से ये सब बुक्स पढ़ सकता था। उसने एक बार फिर अपने टीचर से माफी मांगी कि सफाई में ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन टीचर का रिएक्शन कोल्ड था। उसने एंड्रियास की तरफ गुस्से भरी नजर से देखा और टॉन्ट किया कि अगर सिर्फ एक कमरा साफ करने में इतना वक्त लग रहा है तो वो बड़े काम कैसे करेगा। एंड्रियास को टीचर की बात एकदम बेवकूफी भरी लगी। उसका मानना था कि अगर उसे ठीक से सिखाया होता तो वो इतना स्लो काम नहीं करता। उसे सब कुछ खुद से सीखना पड़ा था, लेकिन टीचर का एटीट्यूड नहीं बदला। उसने कंटिन्यू किया और एंड्रियास से कहा कि वो और गलतियां बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर एंड्रियास ने दोबारा कोई मिस्टेक की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस होंगे। एंड्रियास ने जोर से अपने टीचर की तरफ देखा और कहा कि वो अपना बेस्ट देगा ताकि उसका मास्टर सेटिस्फाइड रहे। टीचर ने कुछ सेकंड्स तक एंड्रियास को घूर कर देखा और फिर बोला कि अभी भी उसे भरोसा नहीं है कि वो रिलायबल है या नहीं, लेकिन एक लास्ट चांस देने का डिसीजन लिया। उसने एंड्रियास को एक नया टास्क दिया। उसे बोल्ट्स नेशनल ग्रेवयार्ड जाना होगा और वहां से एक नई लाश लेकर आनी होगी। ये फॉरबिडन मैजिक का पार्ट था और फेलियर का मतलब सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं बल्कि कुछ और भी खतरनाक हो सकता था। लेकिन टीचर यही नहीं रुका। उसने एंड्रियास को याद दिलाया कि जब एंड्रियास ऑर्फन था तो उसी ने उसे अपने अंडर लिया था। उसका कहना था कि एंड्रियास को हर वक्त अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ेगी, हर जगह, हर समय। और अगर उसने ये नहीं किया तो क्या होगा ये उसे पता ही होगा। एंड्रियास ने एक इमोशनलेस एक्सप्रेशन के साथ अपने टीचर को देखा। उसे पता था अगर वो फेल होता है तो वो भी बस एक और एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। टीचर ने बिना और कुछ बोले कमांड दिया कि वो तुरंत निकल जाए और टाइम वेस्ट ना करे। एंड्रियास ने बिना वक्त गवाए डोर खोला और कॉरिडोर में एंटर किया। जैसे ही उसने एक कदम रखा उसका सामना एकेडमी के दूसरे स्टूडेंट से हो गया। उसने तुरंत रियलाइज किया कि टीचर ने उसे ट्रिप के लिए एक भी पैसा नहीं दिया था। स्टूडेंट्स भी उसे देखकर सरप्राइज थे। कई लोगों ने विस्पर्स में कहा, ये अभी तक एकेडमी में है। एंड्रियास ने उनके कमेंट्स इग्नोर कर दिया और सीधा उनके बीच से धक्का देकर आगे निकल गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं कोई तमाशा नहीं हूं जो तुम लोग मुझे घूरते रहो। लेकिन उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका था। यह सिचुएशन एकदम बकवास था, लेकिन अब भी उसके पास कोई एस्केप प्लान नहीं था। वो एकेडमी में 3rd ईयर मैजिक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था, लेकिन बाकी क्लासमेट से एकदम अलग। उसकी रियलिटी ये थी कि वो टैलेंटलेस था, एक बिना किसी मैजिक एप्टीट्यूड वाला स्टूडेंट। वो एक फॉलन फैमिली का ऑर्फन था और सर्वाइवल के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, हर मौके का फायदा उठाना। मैं एक अपॉर्चुनिस्ट हूं जो अंदर से डरपोक है। एकेडमी में भी मेरी रेपुटेशन एक 3rd रेट विलन की तरह है जो बिल्कुल बेकार है। मैं एक ऐसा कैरेक्टर हूं जिसे कोई भी खुद से चूज करके प्ले नहीं करना चाहेगा। हाँ, एंड्रियास क्रॉमवेल के रूप में जो इंसान जी रहा था वो असल में एंड्रियास नहीं था, वो मकोटो कानेशिरो था, एक असल दुनिया का आदमी जो यहां आ चुका था। ये दुनिया कोई नॉर्मल जगह नहीं थी बल्कि पेकाटा नाम का एक गेम था जो मकोटो का सबसे फेवरेट वीडियो गेम था। मकोटो ओरिजिनली एक स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर था जो एक नॉर्मल सिटीजन की लाइफ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। इस वर्ल्ड में आने से पहले उसकी रियल दुनिया में सिर्फ एक ही चीज थी जो उसे पीस देती थी, पेकाटा गेम। उसने ये गेम इतना ज्यादा ऑब्सेसिवली खेला था कि उसका रियल वर्ल्ड से कनेक्शन टूटने लगा था। 12 हफ्तों की कंटिन्यूअस गेम प्ले के बाद फाइनली उसने गेम कंप्लीट कर लिया। लेकिन जैसे ही गेम कंप्लीट हुआ उसके फोन पे एक मिस्टीरियस कॉल आया। कॉल में एक अजीब सी आवाज थी जो उसका रियल नाम जानती थी। वो आवाज उसके गेमिंग हैबिट्स और उसकी चॉइसेस तक के बारे में डिटेल में जानती थी। मकोटो ने तुरंत कंप्यूटर शट डाउन कर दिया,
लेकिन बिना किसी वार्निंग के अगली बार जब उसने आंखें खोली तो वो एंड्रियस क्रॉमवेल बन चुका था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जब उसने अपने नए कैरेक्टर को समझना शुरू किया, तब उसने रियलाइज किया कि गेम के मेन स्टोरी के स्टार्ट होने में सिर्फ 6 महीने बचे थे और एंड्रियस का कैरेक्टर हमेशा डेथ के शैडो में होता था। वो जानता था कि गेम के सभी कैरेक्टर्स एक ही मोमेंट में एक साथ आएंगे और उनका मेन गोल होगा एंड्रियस के टीचर शैरन का मर्डर करना। इसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन था, अगर एंड्रियस गेम के मेन स्टोरी लाइन में अटका तो वो डेफिनेटली मर जाएगा। इस रियलाइजेशन के साथ उसने अपनी एकेडमी को एक नजर देखकर सोचा, क्या मैं सच में सरवाइव कर पाऊंगा? एक बेंच पे बैठकर उसने अपने ऑप्शंस एनालाइज किए। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर उसे जीना है तो उसे स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। अब सिर्फ एक चीज थी जो उसकी हेल्प कर सकती थी, उसके स्पेशल कैरेक्टर ट्रेड्स। उसने अपने स्पेशल ट्रेड्स के बारे में सोचना शुरू किया। जब वो गेम खेल रहा था तब उसने कई ट्रेड्स अक्वायर किए थे और अब उसी नॉलेज का रियल वर्ल्ड में यूज करना था। एक ट्रेट जो उसे रैंडमली मिला था वो ड्यूल कोर था, एक रेयर एबिलिटी जो उसे मैजिक और स्वॉर्ड फाइटिंग दोनों सीखने और परफेक्ट करने की पावर देती थी। लेकिन यही ट्रेट अब उसके लिए एक प्रॉब्लम भी बन गया था। उसने सोचा, अगर सिर्फ एक एबिलिटी पे फोकस करूं तो मेरी सर्वाइवल चांसेस और भी कम हो जाएंगी। लेकिन अगर दोनों सीखने लगा तो इतने कम टाइम में परफेक्ट कैसे करूंगा? वो चलते चलते अपने दूसरे ट्रेड के बारे में सोच रहा था जो उसने खुद चूज किया था। उसने अपने हाथ पे एक रिंग देखी जो उसका स्पेशल आइटम था। उसके दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था, मुझे एक ऐसी एबिलिटी चाहिए जो मेरी नेक्रोमेंसी के साथ सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी रखे। एक डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ उसने अपनी मुट्ठी बंद की और कैरेक्टर ट्रेड सिलेक्शन स्क्रीन को समन किया। जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, एक रेड सिस्टम विंडो सामने अपीयर हो गई। पहली बार एंड्रियस ने कैरेक्टर ट्रेड्स के वाइड सिलेक्शन को देखा और उसमें मिले ऑप्शंस देखकर अस्टॉनिश्ड हो गया। एक ग्लांस में ही उसने कई ऐसे ट्रेड्स देखे जो निक्रोमैंसी के साथ कंपैटिबल नहीं थे। वो सोचने लगा कि कौन सा ट्रेड उसके लिए बेस्ट होगा। उसने अपनी चिन पर हाथ रखा और डीप थिंकिंग मोड में चला गया। एक ऐसा ट्रेड होना चाहिए जो मुझे एक्सेप्शनल ग्रोथ दे सके। इतने ऑप्शंस में से सर्च करते हुए उसकी नजर एक रेयर और यूनिक ट्रेड पर पड़ी, एवोल्यूशन। वो सरप्राइज था क्योंकि उसने गेम में कभी ये ट्रेड नहीं देखा था। उसने सोचा, एवोल्यूशन ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ऑर्गेनिजम्स को हायर लेवल्स पे ले जाता है। अगर ये ट्रेड मुझे मिल गया तो मैं अपनी पावर्स को रैपिडली ग्रो कर सकता हूं और सबको पीछे छोड़ सकता हूं। एक डेस्परेट डिजायर के साथ उसने फाइनली एवोल्यूशन ट्रेड को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही उसने सिलेक्शन कंफर्म किया, सिस्टम विंडो डिसअपीयर हो गई। उसने अपनी नजर एकेडमी के नीचे सिटी पर डाली और सोचा कि ये ट्रेड उसकी डेस्टिनी बदल सकता है। अचानक उसके माइंड में कुछ फ्लैशेस आए। उसका पैंथर, एक पावरफुल स्केलेटन ज़ॉम्बी, एक छोटी सी फेरी, एक टाइटन और एक जाइगैंटिक स्केलेटन ड्रैगन। उसने एक डिसीजन ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस वर्ल्ड को एंड्रियस के रूप में क्लियर करूंगा और सरवाइव करूंगा। मेपल लीफ डॉर्मेट्री, जहां एकेडमी के स्टूडेंट्स फ्री में रह सकते थे। एंड्रियस का करंट स्टे था, वो एक छोटी सी पुरानी बिल्डिंग थी जो एकेडमी जितनी लग्जूरियस तो नहीं थी लेकिन अच्छे से मेंटेन्ड थी। गेम की ओरिजिनल स्टोरी में एंड्रियस एक माइनर विलन था, लेकिन अब जो उसके अंदर था उसे पता चल गया था कि यह कैरेक्टर कितना वीक है। अपने कमरे की विंडो से बाहर देखते हुए एंड्रियस ने रियलाइज किया कि वो बेसिक एलिमेंटल मैजिक तक प्रॉपरली यूज नहीं कर सकता। उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी जो उसके काम आ सकती थी, निक्रोमैंसी। इसी वजह से उसने एवोल्यूशन ट्रेड चूज किया था ताकि वो अपनी निक्रोमैंटिक एबिलिटीज को और पावरफुल बना सके। वो बेड से उठ गया, अपना क्लोक उठाया और अंडरग्राउंड लैबोरेटरी की तरफ जाने का डिसीजन लिया। उसे फिर ग्रेवयार्ड भी जाना था ताकि अपने टीचर के लिए एक नई बॉडी ले सके। उसके पास टाइम वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं था, उसे जल्दी से स्ट्रांग बनना था। और सिर्फ अपने मास्टर से बचना ही नहीं था, बल्कि दूसरे डेंजरस कैरेक्टर्स से भी। उसने अंडरग्राउंड लैब का डोर खोला और अंदर एंटर किया। बुक शेल्फ्स के ऊपर कुछ अनयूजुअल टाइटल्स वाली बुक्स पड़ी थीं, जो ब्लैक मैजिक और डार्क नेक्रोमैंसी के सीक्रेट्स बताती थीं। एंड्रियस जानता था कि अगर कोई सिर्फ एक भी बुक उसके पास देख लेता तो उसका तुरंत एग्जीक्यूशन हो जाता, लेकिन उसे और भी ज्यादा डेंजरस एक और चीज दिखी। उसने अपनी नजर घुमाई और लैब के कॉर्नर में एक केज्ड एरिया देखा। वहां एक वुमन थी जिसे वॉल से बांध रखा गया था। उसके रेड ऑरेंज बाल थे जो टॉर्च लाइट में फेंटली ग्लो कर रहे थे। एंड्रियस ने उसे देखा और तुरंत समझ गया, वो एक वैम्पायर थी। एंड्रियस को पता था कि इस दुनिया के वैम्पायर्स नॉर्मल नहीं थे। ये क्रीचर्स सनलाइट से इफेक्ट नहीं होते थे और एक्सेप्शनली पावरफुल मैजिक यूजर्स होते थे। वो सोचने लगा कि शैरन ऐसे किसी को कैसे पकड़ सकता था,
वैम्पायर का पावर लेवल कम से कम एक मिड गेम बॉस के बराबर होगा। उसके दिमाग में कई ख्याल चल रहे थे कि अचानक वैम्पायर ने उसे डायरेक्टली एड्रेस किया। उसकी डीप और मिस्टीरियस आवाज ने एंड्रियस को एकदम शॉक कर दिया। उसने टर्न करके उसकी तरफ देखा। वैम्पायर ने डायरेक्टली पूछा, तुम मेरी मदद करके मुझे यहां से निकालने की कोशिश क्यों नहीं करते? एंड्रियस ने उसके वर्ड्स सुने, लेकिन उसका दिमाग अभी भी कैलकुलेट कर रहा था कि यह सिचुएशन उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। और उसी मोमेंट एक ट्रेन हाई स्पीड से ब्रिज के ऊपर से गुजर गई। पीछे सिटी की ब्लरी लाइट्स दिख रही थीं, और उसी वक्त एंड्रियस के दिमाग में एक नया डिसीजन लेने का ख्याल आने लगा। ये एक मौका है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो भी बिना अपने हाथ गंदे किए। एंड्रियस ट्रेन की सीट पर बैठा अपने दिमाग में वैम्पायर के साथ हुई कॉन्वर्सेशन को दोबारा एनालाइज कर रहा था। उसके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, और एंड्रियस को यह डील एक हेवन सेंट गिफ्ट लग रही थी, एक अचानक मिला गोल्डन चांस जो उसकी तरफ था। वैम्पायर ने उससे वादा किया था कि अगर एंड्रियस उसे आजाद कर दे तो वो शैरन को खत्म कर देगी। उसने एंड्रियस से एक और सवाल किया था, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि शैरन तुम्हें सबसे पहले मार देगा? एंड्रियस को यह एक्सपेक्टेड था, और उसे यह भी समझ आ गया था कि वैम्पायर ने उसके ख्याल तभी पढ़ लिए थे जब वो किताबों पर फोकस कर रहा था। उसने एडमिट किया कि वो केयरलेस हो गया था और असली एंड्रियस की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। वैम्पायर की सीरियसनेस उसके एक्सप्रेशन से ही क्लियर थी, क्योंकि ये उसका आखिरी चांस था एस्केप करने का और शैरन से अपनी कैद का बदला लेने का। एंड्रियस ने सोच समझकर एक जवाब दिया। अगर वो उसे आजाद करता तो कोई गारंटी नहीं थी कि वो उसे नहीं मारेगी। वैम्पायर ने तुरंत कसम खाई कि वो एंड्रियस को नहीं मारेगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। एंड्रियस के दिमाग में एक नया ख्याल आया, क्या एक हाई रैंकिंग बीइंग जैसे वैम्पायर सिर्फ एक मॉर्टल से किए गए वादे को निभा सकती है? उसने क्यूरियस नजर से वैम्पायर को देखा और डिसाइड करने की कोशिश की कि क्या उसे बिलीव करना सेफ होगा। उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, क्या अभी डायरेक्ट बिट्रेयल करना सही होगा? टाइमलाइन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वैम्पायर ने अपनी बेताबी दिखाई। उसने एंड्रियस से कहा, अब सोचने का समय नहीं है, मुझे तुरंत आजाद करो। लेकिन एंड्रियस जल्दी डिसीजन लेना नहीं चाहता था। उसने डिसाइड किया कि पहले और रिसर्च करेगा। उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि कहीं ना कहीं एक किताब तो जरूर होगी जो उसे वैम्पायर्स के बारे में ज्यादा नॉलेज दे सके। ट्रेन एक टनल में एंटर हो गई और अगले स्टेशन का ऐलान हुआ, नेशनल सेमेट्री, हार्ट बेल स्टेशन। एंड्रियस बड़ी मुश्किल से अपना सूटकेस घसीट रहा था। सांस फूली हुई थी और उसने सोचा कि अगर उसके पास पैसा होता तो यह सब कितना आसान हो जाता। लेकिन अभी के लिए उसे सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और हार्ड वर्क पर भरोसा करना था। सेमेट्री के एंट्रेंस पर पहुंचकर उसने गेट की तरफ देखा, जहां से सारे ब्लैक मेजेस अपने कॉर्प्सेस कलेक्ट करते थे। एक गार्ड गेट पर खड़ा था जो हर किसी को रैंडमली एंटर नहीं करने दे रहा था। एंड्रियस ने स्मार्टली एक फेक आइडेंटिटी इस्तेमाल की। उसने कहा, मैं जेनी के घर से आया हूं और मैं उनका तीसरा पोता हूं। गार्ड ने उससे एक और सवाल किया, क्या तुम फूल लाए हो? एंड्रियस ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैंने 13 एज्योर स्काई आइरिसेस लाए हैं। ये पासवर्ड था जो एंड्रियस को अपने पिछले गेम प्ले से याद था, और उसने बिना किसी दिक्कत के एंट्री ले ली। सेमेट्री के अंदर सूटकेस खींचते हुए एंड्रियास एक ओल्ड मैन से मिला जो एक ताजा कब्र खोद रहा था। वो आदमी उसे पहले से जानता था, और जैसे ही एंड्रियास उसके पास आया, उसने एक ग्रिन के साथ कहा, परफेक्ट टाइमिंग लड़के, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। उसने एंड्रियास को एक कॉर्प्स दिखाया, एक नाइट का जो पहले से शैरन के साथ तय किया गया था। नाइट के हाथों में एक गोल्डन सोर्ड थी जो उसकी पास्ट ग्लोरी का एक निशान थी। ओल्ड मैन ने कहा, लो या छोड़ो, अगर पसंद नहीं आया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड्रियस थोड़ा स्ट्रेस्ड फील महसूस कर रहा था, लेकिन उसने आदमी का शुक्रिया किया और कॉर्प्स एक्सेप्ट कर लिया। उसके कमजोर शरीर के लिए यह कॉर्प्स उठाना मुश्किल था, लेकिन किसी तरह उसने उसे अपने सूटकेस में फिट कर दिया। अब उसे जल्दी वापस जाना था, वरना देर हो जाती। लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठा, एग्जॉस्टेड और पैंटिंग, उसकी नजर एक अलग कब्र पर पड़ गई। यह कब्र एक ब्यूटीफुल टूमस्टोन से सजी हुई थी। वहां कई कैंडल्स जली हुई थीं और फूल केयरफुली प्लेस किए गए थे। एंड्रियस ने टूमस्टोन पर लिखा नाम पढ़ा और उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आया। उसने सोचा, यह नाम तो कहीं देखा है। फिर अचानक उसे याद आया, निकेल लाइफेल। एंड्रियस को अब एग्जैक्टली याद आ गया कि यह आदमी कौन था, एक ऑरा मास्टर। निकल एक ऐसा इंसान था जो सालों तक आइसोलेशन में स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेन करता रहा। उसने इतनी प्रैक्टिस की कि उसके बाल और दाढ़ी तक ग्रे हो गए, एक बैडास एनिमे ग्रैंडपा की तरह। वो दिन रात सिर्फ एक मूवमेंट परफेक्ट करने में लगा रहा, सोर्ड को ऊपर से नीचे स्विंग करना। और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसकी सोर्ड हवा तक चीरने लगी। लेकिन यह भी एक क्रूल आयरनी थी।
उसने अपना गोल तो अचीव कर लिया, लेकिन बुढ़ापे की वजह से वो मर गया। ये ओरिजिनल गेम में एक हिडन ईस्टर एग था जो बस हार्डकोर प्लेयर्स को पता था। अंड्रियास ने सोचा, डेवलपर्स ने इस कैरेक्टर को स्टोरी में इंट्रोड्यूस क्यों किया था जब किसी को यह पता भी नहीं था कि उसने अपना सपना पूरा कर लिया। जब तक अंड्रियास अपनी सोच में डूबा था, ओल्ड मैन ने ऑलरेडी कब्र भरनी शुरू कर दी थी। अंड्रियास के दिमाग में एक नया सवाल आया, क्या इसकी कहानी यहीं खत्म हो गई थी या इसके अंदर और कुछ सीक्रेट्स छुपे थे? अंड्रियास अब भी निकल के बारे में सोच रहा था और उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया, अगर वो निकल की बॉडी से एक डार्क नाइट बना सके तो? उसे पता था कि शैरन तक भी अभी के वक्त में एक फर्स्ट क्लास डार्क नाइट क्रिएट नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे एंड्रियास अपने कैरेक्टर को इवॉल्व करेगा, ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसी वजह से उसने अभी से एक सूटेबल बॉडी ढूंढने का डिसीजन लिया, किसी ऐसे इंसान का जो एक दिन उसका परफेक्ट सबॉर्डिनेट बन सके। उसने ग्रेव कीपर के पास जाकर उससे बात करनी शुरू की, जो अभी एक ग्रेव भर चुका था। ग्रेव कीपर ने पहले ही अग्रेसिव टोन में पूछा कि क्या अंड्रियास कोई और बॉडी चाहता है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसे शैरन की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से ऐसी चीज अरेंज करने का हक नहीं रखता था। एंड्रियास थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने एक रिस्की ऑफर दिया। उसने पूछा कि क्या ग्रेव कीपर एक एक्सेप्शन बना सकता है अगर वो उसे अपनी सिग्नेट रिंग दे दे। ग्रेव कीपर ने एक सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन दिया, फिर उसने रिंग को ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि ये एक काउंट की सील थी। उसने कैलकुलेट किया कि अगर ये रिंग बेची जाए तो बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। उसने एंड्रियास से डाउटफुली पूछा, क्या तुम वाकई सिर्फ एक लाश के लिए इतनी वैल्यूएबल चीज देना चाहोगे? एंड्रियास ने बिना हेजिटेट किए जवाब दिया कि उसके पास इस पुरानी रिंग के अलावा कुछ भी नहीं है और एक मेज के लिए सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट ही मैटर करता है। ग्रेवकीपर ने थोड़ी हेजिटेशन दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपना डिसीजन ले चुका था। एंड्रियास ने रिंग उसके हाथ में रखी और उसे अश्योर किया कि वो इस बारे में शैरन को नहीं बताएगा। एंड्रियास को पहले से ही पता था कि ग्रेवकीपर हार मान जाएगा और आखिरकार उसने एक और बॉडी लेने की परमिशन दे दी। एंड्रियास जान गया था कि रिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके लिए वो बॉडी किसी भी गोल्ड या रिचेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसने ग्रेव कीपर का शुक्रिया अदा किया और स्पेसिफिकली एक ग्रेव की तरफ पॉइंट किया जिसे उसे खुदवाना था। उस रात चांद आसमान में खूबसूरती से चमक रहा था और उसकी सॉफ्ट ब्लू लाइट जमीन पर एक ईरी बट पीसफुल ग्लो डाल रही थी। जब ग्रेव कीपर का काम खत्म हो गया, एंड्रियास ने कॉफिन खोला और निकल की बॉडी एग्जामिन की। उसने रिलीफ महसूस किया, क्योंकि जो फ्यूचर उसने कल कैरेक्टर सिलेक्शन के टाइम देखा था वो धीरे धीरे रियलिटी बन रहा था। ये उसका पहला स्टेप था अपनी जर्नी की तरफ। एंड्रियास ने डिसाइड कर लिया कि जैसे ही वो वापस लैबोरेटरी पहुंचेगा, वो तुरंत अपनी नेक्रोमेंसर ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा। उसका दिमाग उसके पहले सबॉर्डिनेट के विजुअलाइजेशन से भरा हुआ था और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना जल्दी इतना स्ट्रांग होने वाला है। उसने सोचा कि वो अपने पहले अनडेड क्रिएशन पर पूरा भरोसा करेगा। जैसे ही वो लैबोरेटरी वापस आया, उसे तुरंत काम पर लगा दिया गया। उसने शैरन के लिए लाया गया कॉर्प्स एक टेबल पर रखा और रियलाइज किया कि ये एक सिंपल यूजेबल बॉडी थी। उसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, इसे प्रॉपरली प्रिपेयर करना था, क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता तो उसे पनिशमेंट मिलती। उसके आसपास एक्सपेरिमेंट्स, बॉडी पार्ट्स और अलग अलग टूल्स इधर उधर बिखरे पड़े थे, जो लैबोरेटरी की डार्क एटमॉस्फेयर को और क्रीपी बना रहे थे। उसे यह पसंद नहीं आया कि जैसे ही वो आया, उसे तुरंत काम दे दिया गया। लेकिन उसने एक्सेप्ट किया कि जब वो अनॉयड होता है तब और भी एफिशिएंटली काम करता है। उसने सोचा कि उसका बॉडी शायद इंस्टिंक्टिवली काम याद रख ले। लेदर मास्क पहनते हुए उसने अपने फॉरहेड से पसीना पोंछा और शैरन के टीडियस टास्क को जल्दी फिनिश करने का सोचा, ताकि वो अपनी स्टडीज पर ध्यान दे सके। जब उसने कॉर्प्स का काम खत्म किया तो खून साफ करते वक्त उसने सीलिंग से लटकती क्वार्ट्ज स्टोन्स देखी। उसके दिमाग में फिर से निकल का ख्याल आया, जो अभी भी उसके सूटकेस में था। उसने अंदर ही अंदर यह डाउट किया कि क्या वो निकल का यूज अपने लेवल पर कर पाएगा या नहीं। उसे पता था कि अभी के लेवल पर वो सिर्फ स्केलेटन्स के साथ काम कर सकता है, लेकिन अभी के लिए यह पहला स्टेप भी एक बड़ी जीत थी। एंड्रियास सोच रहा था कि क्या उसका कैरेक्टर ट्रेट उसके सबऑर्डिनेट्स पर भी अफेक्ट करेगा, लेकिन वो श्योर नहीं था, क्योंकि उसने पहले कभी इस ट्रेट का यूज नहीं किया था। ऊपर से उसके पास और एक बॉडी पर टेस्ट करने के लिए पैसा भी नहीं बचा था। अचानक उसके विचारों को तोड़ते हुए जंजीरें जोर से बजने लगीं। वैम्पायर दोबारा उससे एड्रेस करते हुए पूछने लगी कि उसका इंटेंशन क्या है और वो और कितना टाइम लेगा। अंड्रियास ने पीछे मुड़कर केज की तरफ देखा और कैजुअली बोला कि उसे लगा था कि वो सो रही थी। वैम्पायर ने थोड़ी इरिटेट होकर कहा कि उसने ऑलरेडी कसम ली थी कि वो एंड्रियास को हार्म नहीं करेगी, और दोबारा पूछा कि क्या वो अब भी उसे आजाद नहीं करेगा। उसने ये भी बोला कि अगर एंड्रियास ऐसे ही शैरन की गुलामी करता रहा तो क्या वो हमेशा इसी तरह जीना चाहता है।
एंड्रियास स्लोली केज के पास चला गया और वैम्पायर के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पे एक होपफुल एक्सप्रेशन था, जैसे वो इस कॉन्वर्सेशन का इंतजार कर रहा हो। वैम्पायर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वो फाइनली सही डिसीजन ले रहा है और उसे सच में आजाद करेगा। एंड्रियास के मन में हमेशा यह सवाल था कि शैरन ने आखिर कैसे इतनी पावरफुल वैम्पायर को कैद कर दिया। लेकिन जब उसने ट्रेन में बैठकर वैम्पायर की किताब पढ़ी तो उसको इसका जवाब मिल गया था। वैम्पायर ने देखा कि एंड्रियास काफी देर से चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था, तो उसने बोर होकर पूछा कि वो इतनी देर से क्या सोच रहा है और क्या अब भी उसके मन में डाउट्स हैं। उसने वार्न किया कि अगर एंड्रियास जल्दी डिसीजन नहीं लेगा तो चाहे वो उसे छोड़ भी दे, वो फिर भी उसको मार देगी। एंड्रियास ने एक लम्हा सोचा, फिर धीरे से कहा कि वो उसे आजाद करेगा। ये सुनते ही वैम्पायर की आंखें बड़ी हो गईं, जैसे उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो फाइनली हाँ बोलेगा। एंड्रियास कामली एक्सप्लेन करने लगा कि वो अब और शैरन के लिए काम नहीं कर सकता। वैम्पायर एकदम खुश हो गई और अपनी हाथ की बेड़ियां उसकी तरफ बढ़ाकर पूछा कि क्या वो सच में अभी उसे फ्री करेगा। एंड्रियास ने हाँ कहा, लेकिन एक शर्त रखी। उसको अपने परिवार के नाम की कसम लेनी होगी कि वो कभी उसे नहीं मारेगी। इतना सुनते ही वैम्पायर एकदम शॉक हो गई और उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज हो गई। एंड्रियास को तुरंत समझ आया कि जो चीजें उसने किताब में पढ़ी थीं, वो सच थीं। उस किताब में लिखा था कि अगर कोई वैम्पायर अपने परिवार के नाम की कसम ले ले तो वो उस कसम को तोड़ नहीं सकता। लेकिन एंड्रियास की भी शॉक होने की बारी आई जब वैम्पायर ने बिना किसी रेजिस्टेंस के तुरंत उसकी शर्त मान ली। उसने लूसीफर नाम की कसम ली, जो एंड्रियास के लिए और भी शॉकिंग था। एंड्रियास सोच रहा था कि सब कुछ इतना आसान कैसे हो गया। उसी वक्त एक सिस्टम विंडो खुल गई जो इन्फॉर्म कर रही थी कि उसने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस फुलफिल कर ली हैं और सिस्टम ने एक ऐसी स्पीसीज आइडेंटिफाई की है जो इवॉल्व होने के लायक है। सिस्टम ने इंडिकेट किया कि वैम्पायर एंजेला का एंजेला लूसीफर बनने का प्रोबेबिलिटी अभी 55% है। एंजेला भी शॉक में थी जब उसने देखा कि एंड्रियास सिस्टम विंडो के साथ कुछ कर रहा है। एंड्रियास अब कंफ्यूज हो गया कि उसके पास दूसरों को इवॉल्व करने का ऑप्शन कैसे है। सिस्टम क्लियरली डिस्क्राइब कर रहा था कि अगर कोई उसका सबऑर्डिनेट है तो वो उसके डेवलपमेंट को एक हायर लेवल तक ले जा सकता है। सिस्टम विंडो ने डायरेक्टली पूछा कि क्या वो एंजेला को इवॉल्व करना चाहता है या नहीं। एंड्रियास सोचने लगा कि यह मौका एक अच्छा टेस्ट होगा जो वो निकल पे यूज करने से पहले देख सकता है। और वैसे भी अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो उसकी कोई गलती नहीं होगी। एंजेला बेचैनी से पूछने लगी कि वो इतना वेट क्यों कर रहा है और क्या उसने उसे धोखा दिया है और सच में उसे छोड़ने का कोई प्लान नहीं है। एंड्रियास ने सिस्टम में यस सिलेक्ट कर दिया और एंजेला को इवॉल्व करने का डिसीजन ले लिया। जैसे ही उसने कॉन्फर्मेशन दिया, एंजेला पूरे शॉक में थी। एक तेज दर्द उसके बॉडी में फैल गया और उसने जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसका पूरा बॉडी हिल रहा था और वो अपना सिर पकड़ के गिर गई। एंड्रियास स्टन्ड एक्सप्रेशन के साथ ये सब देख रहा था। एंजेला एकदम हद से ज्यादा दर्द में थी और सांस फुलाते हुए होश में आई। उसने कमजोरी भरी आवाज में एंड्रियास से पूछा कि उसने उसके साथ क्या किया है, पर उसके सवाल का जवाब मिलने से पहले ही एक और दर्द का वेव उसकी बॉडी में फैल गया और वो फिर से बेहोश हो गई। एंड्रियास उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने जिद करते हुए कहा कि अगर वो होश में नहीं आई तो उसे पता नहीं चलेगा कि एवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। लेकिन एक चीज तो क्लियर थी, अब उसे यह पता चल गया था कि उसका कैरेक्टर ट्रेट दूसरे लोगों पर भी काम कर सकता है, चाहे वो उसके सबऑर्डिनेट्स हो या नहीं। अगर वो किसी रैंडम वैम्पायर को इवॉल्व कर सकता है तो अपने खुद के सबऑर्डिनेट्स का एवोल्यूशन भी कंट्रोल कर सकता है। उसने निकल की बॉडी को एक टेबल पर रखा और उसे अपना पहला अनडेड सबऑर्डिनेट बनाने की तैयारी शुरू की। उसने ग्राउंड पे खून से एक मैजिक सर्कल ड्रॉ किया और उसके सेंटर में निकल की बॉडी रखी। फिर एंड्रियास ने अपने हाथ उठाए और टर्क्वाइज मिस्ट समन करते हुए स्केलेटन की तरफ ध्यान लगाया। तभी एक और सिस्टम विंडो अपीयर हुई जो ये इन्फॉर्म कर रही थी कि एक ऐसी लाश मिली है जो नेक्रोमैंसी प्रैक्टिस करने के लायक है। उसने बताया कि कॉप्स पे एक नया इफेक्ट ऐड किया गया है। यह देखकर एंड्रियास एकदम शॉक्ड था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। टर्क्वाइज मिस्ट के साथ साथ अब एक ब्लैक डार्क मिस्ट भी लाश के आसपास घूमने लगी। निकल का बॉडी धीरे धीरे हवा में उठने लगा और एंड्रियास अपना समनिंग प्रोसेस कंटिन्यू करता रहा। उसने महसूस किया कि सिर्फ एक सिंपल स्केलेटन समन करने के लिए ही इमेंस माना की जरूरत पड़ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कॉप्स की त्वचा उसके हड्डियों से अलग होती गई और आखिर में बस बोन्स ही रह गईं। जैसे ही स्किन का आखिरी हिस्सा हवा में घुल गया, टर्क्वाइज मिस्ट से घिरा स्केलेटन सीधा खड़ा हो गया। एंड्रियास थक के जमीन पर गिर गया, लेकिन जो उसके सामने हो रहा था उसे देखकर एकदम स्टन्ड था। सिस्टम ने कंफर्म किया कि समनिंग पूरी तरह सक्सेसफुल रही
और आंड्रेयस ने एक लेजेंडरी लेवल स्केलेटन समन किया था। साथ ही सिस्टम ने यह भी बताया कि उसकी स्केलेटन समनिंग स्पेल लेवल 3 तक अपग्रेड हो चुकी है। एंड्रियस इसे बिलीव नहीं कर पा रहा था। ये इतना स्मूथली कैसे हो गया? सिस्टम ने और एक नई इंफॉर्मेशन दी। यह स्केलेटन काफी हाई लेवल का था और इस वजह से एंड्रियस को कई सारे एडवांटेजेस मिल रहे थे। सिस्टम के हिसाब से ये अब एक स्केलेटन सोल्जर क्लासिफाई हो चुका था और ये अपनी पिछली जिंदगी की कुछ यादें या स्किल्स याद रख सकता था। एंड्रियस स्केलेटन की तरफ देखा तो उसकी स्टेटस विंडो स्क्रीन पर दिख रही थी। स्टेटस विंडो देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि उसने देखा कि स्केलेटन के पास सोर्ड मास्टरी एट्रीब्यूट था। यह देखकर एंड्रियस समझ गया कि निकल अपनी पिछली लाइफ में एक ऑरा मास्टर था। तभी स्केलेटन ने साइन लैंग्वेज का यूज करके एंड्रियस से कम्युनिकेट किया। एंड्रियस ने उसे समझाया कि अब वो उसका मास्टर है और वो उसका ध्यान रखेगा और रिस्पॉन्सिबल होगा। स्केलेटन ने यह जताया कि वो समझ चुका है, जिससे एंड्रियस को अपने नए कंपेनियन पर भरोसा हो गया। बाद में जब एंड्रियस अपने रूम में गया तो थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसने अपने कैलेंडर की तरफ देखा और उसको याद आया कि शैरन की मौत होने में अभी 1 साल का समय बचा है। लेकिन उसे यह भी पता था कि इससे पहले उसे कई जरूरी काम करने हैं। उसने सिस्टम विंडो ओपन की और अपना स्टेटस चेक करने लगा। लेकिन सबसे पहले उसका मन अपने नए स्केलेटन को समन करने का था। तो वो उठ गया और सिस्टम को बोला कि वो उस स्केलेटन को वापस बुलाए जो उसने एक दूसरी डायमेंशन में स्टोर करके रखा था। एक ब्लू पोर्टल खुला और स्केलेटन उसकी डायमेंशन से निकला। एंड्रियस सोच रहा था कि अगर कोई इसका नया दोस्त देख लेता तो क्या होता। तो उसने डिसाइड किया कि पहले स्केलेटन के लिए कुछ कपड़े अरेंज करने होंगे। उस दिन बाहर धूप थी और एटमॉस्फेयर काफी पीसफुल लग रहा था। एंड्रियस ने स्केलेटन को एक ब्लैक पार्कर विद हुड और एक रेड स्कार्फ पहनाया। उसने थोड़ा पीछे हटके देखा और सोचा कि अब ये एक इंसान जैसा लग रहा है, चाहे कोई जितना भी ध्यान से देखे। तभी बिना किसी वार्निंग के स्केलेटन इमेजिनरी सोर्ड से ट्रेनिंग करने लगा। एंड्रियस शॉक हो गया, पर फिर उसको सिस्टम के ईस्टर एग डिस्क्रिप्शन की याद आई। उसे याद आया कि डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि निकल ट्रेनिंग के दौरान मरा था और अब मरने के बाद भी ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहता था। यह सोचकर एंड्रियस को हंसी आ गई, क्योंकि यह उसके लिए फायदेमंद था। उसने अपने हाथ कस के बंद किए और फाइनली एक मेथड ढूंढ लिया अपने कैरेक्टर ट्रेट को ट्रेन करने का। उसने निकल का नाम बुलाया और स्केलेटन ने अपनी ट्रेनिंग रोक दी। उसने डायरेक्टली पूछा कि क्या निकल उसे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाएगा। निकल ने बिना किसी हेजिटेशन के अपने नए मास्टर को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उसने बेसिक स्टैंस दिखाई और एंड्रियस की पोस्चर को करेक्ट किया। लेकिन सिर्फ पोस्चर मेंटेन करना ही एंड्रियस के लिए इतना हार्ड था कि उसके माथे से पसीना टपक रहा था और उसका बॉडी पूरा हिल रहा था स्ट्रेन की वजह से। पर फिर भी वो ग्रेटफुल था कि उसकी एंड्योरेंस स्ट्रांग थी और यह सब सह सकता था। उसे यह भी अजीब लग रहा था कि उसका पहला मेंटर एक एक्चुअल ऑरा मास्टर था, जो उसे इतनी रिगरस ट्रेनिंग दे रहा था। लेकिन वो जानता था कि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिली तो वो भी एक दिन ऑरा यूज कर सकेगा। वैसे भी उसके पास एक एडवांटेज था, ड्यूअल कोर एट्रीब्यूट। इसका मतलब था कि वो माना और ऑरा दोनों स्विच कर सकता था और एक मैजिकल स्वॉर्ड मास्टर बन सकता था। वो अपनी बॉडी के अंदर सिर्फ हार्ट में माना स्टोर नहीं करेगा, बल्कि अपने डांटियन में भी स्टोर करेगा। हाँ, स्टार्टिंग में ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी, लेकिन जैसे ही वो इनिशियल फेज क्रॉस करेगा उसकी पावर किसी से कम नहीं होगी। आखिरकार पहले किंग एडमंड ने भी ऐसे ही अपने किंगडम की स्थापना की थी। तभी जब भी एंड्रियस किसी भी मूवमेंट से जरा सा भी भटकता, निकल उसे पिंच कर देता। एंड्रियस एकदम जोर से चिल्लाता, जैसे कोई छोटी बच्ची चीख रही हो। उसने निकल से इरिटेटेड होकर पूछा कि ये क्या था। निकल ने साइन लैंग्वेज से क्लियरली समझा दिया, ध्यान लगाओ, डिस्ट्रैक्शंस मत लाओ। जैसे ही एंड्रियस ने देखा कि निकल का ग्रिप इतना स्ट्रांग कैसे है, तो उसने उस बारे में पूछा। उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर तो सिर्फ कुछ हड्डियों का था, तो इतनी पावर कहां से आई। निकल ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन उसके दांत सिर्फ खटखट बजते रहे और कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। तभी एंड्रियस को याद आया कि वो अपनी रियल लाइफ में एक स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर था और उसके लिए यह फिजिकल ट्रेनिंग इतनी बुरी नहीं थी। उसने सोचा कि ओरिजिनल एंड्रियस को दिखाना पड़ेगा कि असली गट्स किसे कहते हैं। लेकिन जैसे ही निकल ने फिर से उसे पिंच किया, एंड्रियस इतना जोर से चिल्लाया कि पूरा कम्युनिटी बिल्डिंग उसकी चीखों से गूंज उठी। शाम के वक्त एंड्रियस अपनी डेस्क पे चाय का कप और एक छोटी टी केटल लेकर बैठा था। उसका दिमाग ये सोच रहा था कि उसकी नेक्रोमैंसी स्किल अब तक कितनी डेवलप हो चुकी थी। आज उसने निकल के साथ ट्रेनिंग करने के लिए क्लास मिस कर दी थी, लेकिन ये सैक्रिफाइस वर्थ इट था या नहीं, ये देखना बाकी था। जब उसने अपनी स्टेटस विंडो ओपन की तो देखा कि सिर्फ 5 घंटे के ट्रेनिंग में ही उसके स्टैट्स में 2 पॉइंट्स बढ़ चुके थे। ये एक्सपेक्टेड से तेज प्रोग्रेस थी,
लेकिन उसे पता था कि बिगिनर लेवल स्किल्स को लेवल अप करना इतना आसान नहीं होता, और जितनी भी प्रोग्रेस अब तक हुई थी उससे और भी ज्यादा मेहनत लगेगी। एक और अजीब बात थी, शैरॉन ने काफी दिनों से उससे कांटेक्ट नहीं किया था। वो वैम्पायर वुमन जो बेहोश थी अभी तक नॉर्मल लग रही थी। इसका मतलब शैरॉन ने अब तक ये नहीं देखा कि एंड्रियास ने उसको और डेवलप कर दिया है। लेकिन एंड्रियास को अंदर ही अंदर टेंशन होने लगी कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। उसने अपने रूम में थोड़ा इरिटेटेड फील किया और देखा कि निकल अभी भी अपनी ट्रेनिंग में पूरा बिजी था। उसने पसीना पोंछा और निकल से कहा कि वो जानता है कि उसकी एंड्योरेंस अनलिमिटेड है और उसको थकावट महसूस नहीं होती, लेकिन फिर भी वो थोड़ा ओवर कर रहा है। एंड्रियास ने सोचा कि काश उसके पास कोई ऐसा पोशन होता जो उसकी एंड्योरेंस रिजेनरेट कर सकता, तो वो भी निकल जितना ट्रेन कर पाता। उसके दिमाग में दो पोशंस आए जो अभी उसके काम आ सकते थे। पहला, हीलिंग पोशन जो इंटरनल इंजरीज को हील करके थकान कम करता है। दूसरा, रीजनरेशन पोशन जो बाहरी चोटों को हील करके रीजनरेशन रेट को काफी इंप्रूव करता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि एंड्रियास इतना गरीब था कि वो इन पोशंस को अफोर्ड नहीं कर सकता था। तभी उसने एक और ऑप्शन सोचा, क्या वो खुद ये पोशंस बना सकता है? इससे कॉस्ट काफी कम हो जाती। लेकिन उसको ये भी पता था कि गेम के मुकाबले यहाँ का पोशन मेकिंग प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होगा। हाँ, इंग्रेडिएंट्स का नॉलेज तो उसके पास था, लेकिन एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस के बिना कोई फायदा नहीं था। इस बारे में और सीखने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो एकेडमी के पोशन क्लास में जाएगा। वो एकेडमी के मेन बिल्डिंग में गया और लेक्चर हॉल का दरवाजा खोला। अंदर काफी स्टूडेंट्स पहले से बैठे थे और टीचर का इंतजार कर रहे थे। जब एंड्रियास क्लास में एंटर हुआ, स्टूडेंट्स उसके बारे में धीरे धीरे बातें करने लगे। किसी ने सोचा कि वो सिर्फ लड़की पटाने आया है, तो किसी को लगा कि उसे पोर्शंस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। एंड्रियास ये सब क्लियरली सुन सकता था, लेकिन उसने इग्नोर करने का डिसाइड किया। उसने क्लासरूम का ऑब्जर्वेशन किया और एक लड़की पर नजर पड़ी जो शॉर्ट ब्लॉन्डिश व्हाइट हेयर में बैठी थी। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे उसे भी ये गॉसिपिंग बहुत इरिटेटिंग लग रही थी। तभी टीचर क्लासरूम में एंटर हुआ और क्लास शुरू हो गई। प्रोफेसर बेरवांस एकेडमी में इंटरमीडिएट हर्बोलॉजी पढ़ाते थे। वो क्लास के सामने खड़ा होकर डिफरेंट पोशन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताने लगा। एंड्रियास लेक्चर ध्यान से सुन रहा था, लेकिन सिर्फ आधा मन लगाकर। उसको ये सब गेम के एक्सपीरियंस से पहले से पता था। जो चीज उसे इंटरेस्ट कर रही थी वो सिर्फ एक थी, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स। वो बोर्ड हो चुका था और सोच रहा था कि टीचर कब उस पॉइंट पर आएगा जो उसके काम का है। फाइनली टीचर ने अनाउंस किया कि अब वो फिजिकल रीइंफोर्समेंट पोशन को बनाने का तरीका एक्सप्लेन करेगा। उसने बताया कि इस पोशन का बेस मोहन लीव्स है, जो 3 और इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स होता है। जब टीचर बोर्ड पे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट बता रहा था, एंड्रियास कंफ्यूज्ड हो गया। ये रेसिपी उसके गेम के नॉलेज से मैच नहीं कर रही थी, और उसको ये भी लगा कि टीचर जो रेसिपी बता रहा था उसमें काफी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए उसने अपना हाथ उठाया और टीचर से एक सवाल पूछा। टीचर ने परमिशन दी तो एंड्रियास ने सीधा क्वेश्चन किया, आप इस पोशन में 2 और इंग्रेडिएंट्स क्यों नहीं ऐड कर रहे? उसका यह सवाल सुनकर टीचर भी कंफ्यूज्ड हो गया और पूरी क्लास एकदम साइलेंट हो गई। सारे स्टूडेंट्स की नजर एंड्रियास की तरफ घूम गई, और जो लड़की पहले गहरी सांस लेकर निराश हो रही थी, अब वो भी सडनली इंटरेस्टेड लग रही थी। जब एंड्रियास ने अपने सवाल का जवाब सुना तो उसको और भी ज्यादा कंफ्यूजन होने लगी। टीचर ने अपने चश्मे को एडजस्ट किया और पूछा कि उसके दिए गए एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना क्यों जरूरी है। फिर उसने थोड़ी सार्कास्टिक टोन में कहा कि अगर वो ऐसा करेगा तो पोशन नहीं, एक सूप बन जाएगा। पूरी क्लास में हंसी का धमाका हो गया और स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन एंड्रियास और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। उसके दिए गए इंग्रेडिएंट्स तो एक परफेक्ट फिजिकल रीइंफोर्समेंट पोशन के लिए जरूरी थे, लेकिन टीचर ने उसका मजाक उड़ा दिया। जब क्लास उस पर हंस रही थी तो एंड्रियास अंदर ही अंदर सोचता रहा। उसने कंक्लूड किया कि जो मेथड उसे पता है, जो साइड इफेक्ट्स के बिना एक परफेक्ट पोशन बना सकता है, शायद अब तक इस दुनिया में डिस्कवर ही नहीं हुआ। क्लास के बाद जब एंड्रियास लेक्चर हॉल से बाहर निकला तो उसके मन में एक ख्याल आया। उसको लगा कि उसका नॉलेज जो उसने गेम में सीखा था वो इस क्लास में सिखाई गई चीजों से ज्यादा वैल्यूएबल है। अब वो सोच रहा था कि सेल्फ स्टडी शायद ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, और पोशन क्लास अटेंड करना उतना सही फैसला नहीं था। अपना बैग शोल्डर पे डालकर वो रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। लेकिन पीछे से एक लड़की, जिसके शॉर्ट ब्लॉन्डिश व्हाइट हेयर थे, उसे क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही थी, जैसे उसे उसमें कुछ इंटरेस्ट हो। रिसर्च एरिया में पहुंचकर एंड्रियास एक टेबल पे बैठ गया जिसमें कई साइंटिफिक डिवाइसेस और अलग अलग लिक्विड्स रखे थे। उसके सामने नोट्स पड़े थे और दीवार पर एक बड़ी शेल्फ थी जो किताबों से भरी थी।
अब वो अपने गेम के एक्सपीरियंस के बेस पे एक परफेक्ट पोशन का मिक्सिंग रेशियो निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब भी वो पोशन बनाने की कोशिश करता, सिस्टम बार बार फेलियर रिपोर्ट कर रहा था। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पीछे टिकाया और सोचा कि सिर्फ रेसिपी जानना काफी नहीं, उसको प्रिपेयर करने का एक रिलायबल मेथड भी चाहिए। एक और प्रॉब्लम थी, जो मटेरियल्स उसको चाहिए थे वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा महंगे थे। अगर वो ऐसे ही फेल होता रहा तो जल्दी ही बैंकरप्ट हो जाएगा। उसके मन में यह ख्याल आया कि अगर कोई उसकी मदद कर देता तो शायद काम आसान हो जाता। लेकिन यह सोच तुरंत छोड़ दी, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि कोई उसके जैसे बंदे की मदद करेगा। तभी उसके रूम का दरवाजा हल्का सा खुला और अंदर एक छोटी सी रोशनी आई। वो ब्लॉन्डिश वाइट हेड लड़की जो उसकी क्लास में थी, उसने अपना सिर अंदर घुसा दिया। उसने एंड्रियास की तरफ देखा और कैजुअली कहा कि उसको पहले से पता था कि एंड्रियास यहीं मिलेगा। एंड्रियास शॉक हो गया। वो लड़की लूसिया एवरलास्ट थी, जो गेम के प्लेएबल कैरेक्टर्स में से एक थी। उसकी स्पेशल एबिलिटी पोशन मेकिंग थी, और यह देखकर एंड्रियास और भी ज्यादा हैरान हो गया कि वो यहां क्या कर रही थी। नॉर्मल कंडीशंस में उसका एंड्रियास से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। लूसिया ने हल्की सी स्मोक को हाथ से हटाया, जो एंड्रियास के फेल्ड एक्सपेरिमेंट की वजह से हवा में फैल गई थी। उसने एंड्रियास को उसके सेटबैक्स याद दिलाए, जो एंड्रियास को और भी ज्यादा इरिटेट कर रहे थे। एंड्रियास उसको इग्नोर करना चाहता था ताकि वो चली जाए, लेकिन लूसिया ने थोड़ा आगे झुककर कैजुअली पूछा कि वो किस एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा है। एंड्रियास ने थोड़ा अनॉयड होकर सिर्फ एक शॉर्ट रिप्लाई दिया, सीक्रेट है। अब उसको लग रहा था कि पोशन क्लास अटेंड करने का डिसीजन ऑलरेडी बुरा था, और अब ये लड़की भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम लेकर आ गई थी। उसने दोबारा अपने एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन लूसिया क्लियरली इरिटेट हो चुकी थी। लेकिन वो इजीली गिव अप करने वाली नहीं थी। उसने थोड़ा सार्कास्टिक टोन में कहा, तुम सच में बहुत चिड़चिड़े हो। एंड्रियास के मन में बस एक ही ख्याल आया, ये लड़की बस चली जाए। तभी लूसिया ने एक अनएक्सपेक्टेड बात कही, मुझे तुमसे पहला स्टेप एक्सपेक्ट नहीं था। एंड्रियास एकदम कंफ्यूज्ड हो गया और उसकी तरफ क्यूरियस नजर से देखा। लूसिया ने अपना हाथ उसके टेबल पे रखा, थोड़ा आगे झुकी और एक कॉन्फिडेंट टोन में पूछा, तुम मेरे साथ स्टडी करने का सोचोगे? उसने और भी कॉन्फिडेंटली कहा, तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम दोनों मिलकर सीखें तो ज्यादा बेहतर होगा? एंड्रियास सोचने लगा कि यह ऑफर रिजेक्ट करने का कोई वैलिड रीजन नहीं था, इसलिए उसने सीधे पूछा, तुम्हें इस कोलैबोरेशन से क्या चाहिए? तुम किस वजह से मेरे साथ काम करना चाहती हो? लूसिया ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह मेरे लिए थोड़ा अनयूजुअल है, लेकिन मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे साथ रिसर्च और लर्निंग कर सके। एंड्रियास ने फिर भी डाउटफुली कहा कि उसको इस कोलैबोरेशन से कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन लूसिया ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, मैं तुमसे बहुत ग्रेटफुल रहूंगी अगर हम साथ काम करें। उसने और ऐड किया कि उसने नोटिस किया है कि एंड्रियास के पास एक हिडन टैलेंट है और वो किसी बड़ी चीज की डिस्कवरी के बिल्कुल एज पर खड़ा है। लूसिया ने कॉन्फिडेंटली कहा कि उसे ऐसी मेडिसिन डेवलप करनी है जो इस दुनिया में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। एंड्रियास ने यह सुनकर चुपचाप सोचना शुरू किया। असल में वो सिर्फ अपने लिए पोशंस बनाना चाहती है। उसे अच्छी तरह पता था कि लूसिया का पोशन मेकिंग में इंटरेस्ट किसी नेचुरल टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि किसी मजबूरी की वजह से है। उसे एक ऐसी बीमारी थी जो पोटेंशियली जानलेवा हो सकती थी, और इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट्स भी उसका इलाज नहीं कर सके थे। इसी वजह से उसने खुद ही पोशन मेकिंग सीखना शुरू कर दिया था। लेकिन एंड्रियास जानता था कि यह बीमारी किसी नॉर्मल डिजीज की तरह नहीं, बल्कि सिस्टम ने खुद लूसिया को दी थी। और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में सिर्फ एंड्रियास ही था जो उसका क्यूर ढूंढ सकता था, क्योंकि उसने गेम को बहुत ही ज्यादा इंटेंस लेवल पे खेला था। पर एक और बड़ा इश्यू था, अगर लूसिया जैसी इंटेलिजेंट लड़की को उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी समझ आ गया तो वो बिना ज्यादा सोचे उसे मार देगी। उसको समझ आ गया कि लूसिया का इंटरेस्ट उसमें तभी आया जब उसने पोशन क्लास में कुछ अजीब बातें बोली थीं। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि उसको इग्नोर करना बेस्ट ऑप्शन होगा। वो उसको बिना गुस्सा दिलाए पोलाइटली मना करना चाहता था, इसीलिए उसने सीधा कह दिया कि वो किसी कोलैबोरेशन में इंटरेस्टेड नहीं है और उसको अब निकल जाना चाहिए। लेकिन लूसिया ने बिना किसी हेजिटेशन के फियोनो मशरूम का नाम मेंशन किया। एंड्रियास तुरंत शॉक्ड एक्सप्रेशन में आ गया। लूसिया ने कामली एक्सप्लेन किया कि उसने क्लास में इस मशरूम का जिक्र नहीं किया था, लेकिन ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट था जो उसके पोशन को कंप्लीट कर सकता था। एंड्रियास और भी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट सिर्फ उसे ही पता होना चाहिए था। ये कैसे पॉसिबल था कि लूसिया को भी इसके बारे में पता हो? लूसिया ने एक टेस्ट ट्यूब की तरफ पॉइंट करते हुए कॉन्फिडेंटली कहा कि अगर वो ये मशरूम ऐड करेगा तो पोशन कंप्लीट हो सकता है। वो प्राउडली बोली कि उसको ये सब इंट्यूटिवली पता चल गया था, और चाहे एंड्रियास उसको मना करे, वो फिर भी उसकी मदद करने के लिए तैयार थी।
उसने और भी ऐड किया कि अगर पोर्शन सक्सेसफुल होता है तो वो दोनों इससे पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन एंड्रियस फिर भी उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और उसको दोबारा पोलाइटली कहा कि अगर उसका काम हो गया है तो वो निकल जाए। वो अपनी लाइफ अननेसेसरी रिस्क में नहीं डाल सकता था, चाहे ऑफर कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना हो। लूसिया उसका जवाब सुनकर वापस मुड़ गई और निकलने लगी, लेकिन रूम से बाहर जाने से पहले उसने एक और बात कही। मैं तुम्हें और थोड़ा टाइम दूंगी, तुम जल्दी अपना डिसीजन बदलने वाले हो। एंड्रियस ने थोड़ा इरिटेटेड एक्सप्रेशन के साथ उसको देखा। उसको पता था कि वो अपना डिसीजन जल्दी नहीं बदलने वाला। नॉर्मल केसेस में कोलैबोरेशन कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यहां रिस्क इतना ज्यादा था कि वो इजीली एक्सपोज हो सकता था। एंड्रियस थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद अपने रूम में वापस गया ताकि वहां थोड़ा और ट्रेनिंग कर सके। उसका ट्रेनिंग पार्टनर निकल भी वहां था और दोनों एक साथ ट्रेनिंग शुरू करने लगे। ट्रेनिंग के बीच में भी एंड्रियस के दिमाग में एक ही बात चल रही थी। पोर्शन का करेक्ट मिक्सिंग रेशियो अब तक सॉल्व नहीं हो पाया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इंग्रेडिएंट्स अफोर्ड करने का कोई तरीका है भी या नहीं। लेकिन तभी निकल ने एक पावरफुल डाउनवर्ड स्ट्राइक मारा। अंड्रियास एकदम चौंक गया, लेकिन उसको समझ आ गया कि निकल ने यह जानबूझकर किया था ताकि वो ट्रेनिंग पे फोकस करे। उसने डिसाइड किया कि अभी अपना पूरा ध्यान ट्रेनिंग में लगाएगा और पैसे का सोल्यूशन बाद में सोचेगा। लेकिन एक ख्याल उसके दिमाग में बार बार आने लगा, वो एनवलोप जो उसकी डेस्क पर पड़ा था। उस एनवलोप में उसकी बड़ी बहन का लेटर था जिसमें लिखा था कि वो उसको याद करती है। एंड्रियास ने सोचा कि क्या उससे पैसे मांगना एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिर उसको याद आया कि पिछले एंड्रियास ने भी यही किया था। वो अंदर ही अंदर उलझन में था। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि ये आखिरी बार होगा जब वो इस तरीके से पैसे ले रहा है। जब एंड्रियास एकेडमी कैंपस में वॉक कर रहा था, तभी एक और लड़की ने उसको देख लिया। उसके हाथ में एक किताब थी, जो देखकर वो लड़की सरप्राइज हो गई। उसके मन में एक ख्याल आया, क्या ये बंदा सच में बदल गया है? क्या इसने फाइनली कुछ सीखना शुरू कर दिया? लेकिन फिर उसने तुरंत यह ख्याल ड्रॉप कर दिया। उसे पूरा यकीन था, चाहे अंड्रियास कितना भी सीख ले, उसकी बिगड़ी हुई पर्सनैलिटी कभी नहीं बदलेगी। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि जैसे वो आया था वैसे ही बिना कुछ बोले चले जाना ज्यादा सही रहेगा। ये लड़की डीएनए अल्बेन थी, अल्बेन फैमिली की सबसे छोटी और एक मैजिकल प्रोडिजी, एक और प्लेएबल कैरेक्टर जो इजीली एंड्रियास को मार सकती थी। अगर डीन को कभी पता चल गया कि एंड्रियास डार्क मैजिक यूज कर रहा है, तो वो बिना किसी हेजिटेशन के उसको मार देगी। एंड्रियास इसको सोचकर और भी ज्यादा कॉशियस हो गया। उसको याद आया कि जब वो और डीने छोटे थे, तब दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और अक्सर साथ खेला करते थे। लेकिन जब एंड्रियास के घर वाले अपना कर्ज चुकाने में नाकाम हो गए, तब उनका ये अच्छा रिश्ता बिल्कुल टूट गया। उसने सोचा कि असली एंड्रियास ने पहले कुछ ऐसे काम किए थे जो डीने के लिए काफी परेशान करने वाले थे, और शायद वही काफी थे उसके हाथों मारे जाने के लिए। इस बारे में सोचते हुए उसने रियलाइज किया कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना किसी हेजिटेशन के उसको मार सकते हैं। लेकिन उसके दिमाग में एक और चीज चल रही थी, वो कैसे जल्दी से स्ट्रांग हो और अपनी मौत के खतरे को कम करे। उसने फाइनली डिसाइड किया कि फिलहाल सबसे बेहतरीन ऑप्शन उसकी बहन से पैसे मांगना ही था। एंड्रियस कैपिटल सिटी रोडलैंड के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो सिटी में एंटर हुआ, उसको समझ आ गया कि जो जगह वो ढूंढ रहा था वो कहीं आसपास ही होनी चाहिए। एक बड़ी सी फैंसी हवेली थी जो रात के समय स्ट्रीट लाइट्स में चमक रही थी। एंड्रियस अंदर गया। वो और उसकी बहन एक छोटे से रूम में बैठे थे जो एक विंडो से जुड़ा हुआ था। उस विंडो से वो आसपास के मेहमानों को देख सकते थे जो उस बिल्डिंग में आए हुए थे। एमी ने उससे सबसे पहला सवाल ये किया कि उसने इतने दिनों तक उसके लेटर्स का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ था? एंड्रियस ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपनी बहन से माफी मांगी। उसने कहा कि उसे अफसोस है कि एक काउंट फैमिली की लेडी होने के बावजूद एमी को काम करना पड़ रहा है। लेकिन एमी ने तुरंत कहा कि उसको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं थी। एंड्रियास का चेहरा शर्म और नर्वसनेस से भर गया और उसने अपना छोटा सा कप जोर से पकड़ लिया। एमी ने इसके अजीब एक्सप्रेशंस देखकर हंसी में कहा कि क्या वो फिर से पैसे मांगने आया है। उसके कहने से पहले ही एमी ने एक एनवलोप उसके हाथ में रख दिया और कहा कि उसको पहले से ही अंदाजा था, इसलिए उसने पैसे ऑलरेडी रेडी रखे थे। एंड्रियस ने एनवलोप एक्सेप्ट किया और एमी ने कैजुअली कहा कि उसको रिस्पॉन्सिबली खर्च करे। एंड्रियस ने शुक्रिया अदा किया और प्रॉमिस किया कि वो ये पैसे वापस करेगा। लेकिन तभी एमी की आंखें एकदम बढ़ गईं और उसने पूछा, तुम्हारी रिंग कहाँ है? एंड्रियस भी शॉक हो गया। उसने जल्दी से एक झूठ बना लिया और कहा कि उसने रिंग सिर्फ इसीलिए उतार दी थी ताकि वो कहीं खो ना जाए।
लेकिन एमी एकदम क्यूरियोसिटी में आ गई और पूछने लगी कि क्या वो सच में उस रिंग का ध्यान रखेगा। एंड्रियास उसको सच नहीं बता सकता था, लेकिन एमी के शब्द और एक्सप्रेशन से ये क्लियरली दिख रहा था कि वो ऑलरेडी सस्पेक्ट कर रही थी कि उसने रिंग बेच दी है। उसने तेज आवाज में पूछा, क्या तुमने सच में रिंग दे दी? एंड्रियास समझ गया कि अब वो जितना भी झूठ बोले, एमी तुरंत समझ जाएगी। उसके शरीर में गुस्से से कंपन आ गई और उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों साफ दिख रहा था। उसने कहा, भूल जाओ, मैं तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहती। वो एकदम गुस्से से रूम से बाहर निकल गई और लास्ट मोमेंट पर चिल्लाई, वापस मत आना, पैसे भी वापस करने की जरूरत नहीं है। एंड्रियास ने एकदम घबराकर बोला, रुको, मैं रिंग वापस ले आऊंगा। लेकिन एमी बिना किसी रिस्पॉन्स के तेज कदमों से दूर चली गई और रूम का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। एंड्रियास शॉक में वहीं खड़ा रह गया। उसको पहली बार समझ आया कि ये रिंग एमी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। उसने एमी को ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। वो लिटरली रोते हुए भाग गई थी। उसने अपने हाथ की तरफ देखा और उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, उसको ये रिंग जल्दी से जल्दी वापस लानी होगी। उसने अपनी पास्ट लाइफ में अपने कॉमरेड्स की मौत देखी थी और उस मोमेंट पर उसने लाइफ के मीनिंग को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। वो तब भी एक सर्वाइवर था, लेकिन सर्वाइवल के बावजूद वो खुद खुश नहीं था। लेकिन अब उसके पास जो भी है वो उसे प्रॉपरली यूज करके सक्सेस अचीव करेगा। इसी वजह से उसने लूसिया का ऑफर एक्सेप्ट करने का फैसला लिया। एक हफ्ते का टाइम बीत चुका था जब एंड्रियस ने लूसिया के साथ काम करने का फैसला किया था। इस पूरे हफ्ते वो सिर्फ पोशन मेकिंग पर फोकस कर रहा था और उसे और ज्यादा परफेक्ट बना रहा था। लूसिया ने कुछ दिनों बाद उसको रूम से निकलने के लिए फोर्स किया और कहा कि उसको ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। इसलिए एंड्रियास ने रनिंग स्टार्ट की और अपनी ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन वो ट्रेनिंग और पोशन मेकिंग में इतना डूब गया कि पूरी तरह थक चुका था। दूसरी तरफ लूसिया काफी रिलैक्स थी। वो मोस्टली काउच पर लेटी रहती थी और आराम करती थी। लेकिन जब भी वो उठती और हेल्प करती तो पोशन मेकिंग प्रोसेस काफी फास्ट हो जाता। पर ज्यादातर समय वो सिर्फ लेटी रहती थी और सोती रहती थी। एंड्रियस ने फाइनली उसका नाम बुलाया और लूसिया ने लेजी टोन में उसकी आवाज का रिप्लाई दिया। एंड्रियस ने लूसिया से पूछा कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सिर्फ वही काम कर रहा हो और वो कुछ भी नहीं कर रही। लूसिया ने बिना सोचे समझे जवाब दिया कि वो बस अपनी सोच में ही ऐसा महसूस कर रहा है। यह सुन के एंड्रियस अंदर ही अंदर थोड़ा इरिटेट होने लगा, लेकिन फिर भी वो अपना काम करता रहा। हालांकि लूसिया आधी सोई हुई होती थी, लेकिन तब भी वो एक्यूरेट इंस्ट्रक्शंस देती थी और अपनी एक्सपर्टीज शेयर करती थी। उसने एंड्रियस को कहा कि इंग्रेडिएंट्स का रेशियो चेंज करना जरूरी है। किसी एक चीज को थोड़ा कम करना होगा और दूसरे को थोड़ा ज्यादा। एंड्रियस जानता था कि वो सही कह रही है, इसलिए उसने हमेशा उसकी बात मानी। लूसिया कितनी भी लेजी हो, लेकिन उसकी समझ इतनी शार्प थी कि वो हमेशा सही तरीके से प्रॉब्लम को पकड़ लेती थी। उसकी मदद से एंड्रियस तुरंत अपनी गलतियां सुधार लेता। जैसे जैसे वो अपनी पोशन एक्सपेरिमेंट्स में आगे बढ़ रहा था, उसने सोचा कि चाहे वो पैसे के लिए ही लूसिया के साथ काम कर रहा हो, लेकिन ये डिसीजन उसके लिए सबसे बेहतरीन साबित हो रहा था। एक दिन एंड्रियस ने पोशन में थोड़ा और लिक्विड ऐड किया, फिर एक ड्रॉपर उठाकर एक छोटी सी सैंपल ड्रॉप टेस्ट ट्यूब में डाली। जैसे ही वो ड्रॉप लिक्विड में गिरा, वो तुरंत बदल गया। ये देखकर एंड्रियास हैरान रह गया और तभी सिस्टम विंडो पॉपअप हुई जो ये इन्फॉर्म कर रही थी कि उसने सक्सेसफुली एक इंटरमीडिएट लेवल फिजिकल रीइंफोर्समेंट पोशन बना लिया है। एंड्रियास जोर से हंस पड़ा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में सफल हो गया है। वो जोश में उछल पड़ा और तुरंत लूसिया को जगाया। लूसिया काउच पे लेटी हुई थी और जैसे ही एंड्रियास ने उसे जगाया, वो नींद भरी आवाज में बोली, फिर से फेल हो गए क्या? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? लेकिन एंड्रियास के चेहरे पे एक्साइटमेंट और हैरानी दोनों थी। उसने लूसिया की तरफ देखा और प्राउडली बोला, मैंने कर दिखाया। फाइनली पोशन सक्सेसफुली बन गया। इसके साथ ही एंड्रियास ने अपने पोशन एक्सपेरिमेंट्स टेम्पोररी बंद कर दिए। तभी सिस्टम विंडो ने एक और चीज रिवील की। उसका एक नया टैलेंट अनलॉक हो चुका था। अब वो अपने कैरेक्टर ट्रेड्स के बेसिस पर इस टैलेंट को और डेवलप कर सकता था। उसने सोचा कि अगर वो सही कंडीशंस फुलफिल करे तो शायद वो कुछ भी डेवलप कर सकता है। लेकिन जब उसने अपनी प्रोग्रेस देखी तो पाया कि वो सिर्फ 32% तक ही पहुंचा था, जो उसे काफी कम लगा। उसके दिमाग में एंजेला द वैम्पायर का ख्याल आया, लेकिन उसने सिस्टम विंडो बंद कर दी और फिलहाल इस चीज को इग्नोर करने का डिसाइड किया। दूसरी तरफ लूसिया भी पोशन की सफलता से काफी एक्साइटेड थी। उसको सबसे ज्यादा यह चीज सरप्राइज कर रही थी कि पोशन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं था और इसे रोजाना भी लिया जा सकता था। उसने तुरंत कहा कि वो इस पोशन को पोशन एग्जामिनेशन कमेटी तक पहुंचाने वाली है। एंड्रियास ने कैजुअली रिप्लाई दिया कि वो ये काम लूसिया पे छोड़ रहा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन का पूरा काम उसने किया था।
लूसिया ने खुशी से कहा कि उसके मिड टर्म एग्जाम्स भी हैं, लेकिन फिर भी वो इस पोर्शन सबमिशन का काम खुद करेगी। इसलिए क्योंकि एंड्रियस ऑलरेडी इतना काम कर चुका था और इसी के साथ एक और दिन खूबसूरत सूरज के डूबने के साथ खत्म हो गया। लेकिन एक जगह और भी थी जहां सब कुछ शांत नहीं था। डार्क मैजिशियन की सीक्रेट चेंबर में एंजेला बिना हिले डुले जमीन पे पड़ी थी। उसके डेवलपमेंट के कंप्लीट होने में अभी भी 14 दिन, 21 घंटे और 33 मिनट बाकी थे। लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही नाम बार बार घूम रहा था, अंड्रियास। उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि अंड्रियास ने उसके साथ क्या किया है। उसके पूरे बॉडी में एक जलने वाली सेंसेशन और पेन फैल चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये भी जानती थी कि इस दर्द के पीछे जरूर कुछ राज छुपा है। पोशन एक्सपेरिमेंट की सफलता के कुछ दिन बाद मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो गए। एंड्रियास ने एग्जामिनेशन साइट तक जाने के लिए एक ट्रेन ली। ट्रेन में बैठकर एंड्रियास एक किताब पढ़ रहा था और सोच रहा था कि उसे लूसिया के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका टैलेंट इतना स्ट्रांग है कि वो आराम से मिड टर्म एग्जाम्स क्लियर कर लेगी। उसके दिमाग में अगली स्ट्रैटेजी भी चल रही थी। मिड टर्म एग्जाम्स के बाद उनका नेक्स्ट स्टेप मैजिशियन टावर जाना होगा, जहां पोशन कमेटी के सामने अपना पोशन प्रेजेंट करना पड़ेगा एवेल्युएशन के लिए। एंड्रियस ने भी एग्जाम्स के लिए अच्छी तैयारी कर ली थी और निकल के साथ अपनी सोर्ड्समैनशिप पे भी काफी काम किया था। उसने सोचा फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है, बस एग्जाम्स पास करने हैं। उसके दिमाग में एंजेला का भी ख्याल आया। उसका डेवलपमेंट प्रोसेस भी कंप्लीट होने वाला था, इसलिए उसे वापस जाके चेक करना जरूरी होगा। एंड्रियास सोच रहा था कि जब वो एंजेला से मिलेगा तो उससे माफी मांगेगा और समझाने की कोशिश करेगा कि उसने उसका डेवलपमेंट किया है। उम्मीद थी कि वो सिचुएशन को समझ सके। जैसे जैसे वो अपनी किताब पे ध्यान लगा रहा था, ट्रेन में दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक थी डीने अल्बैन, जिसे एक जीनियस माना जाता है। डीने के फ्रेंड ने उससे पूछा कि इस साल के मिड टर्म एग्जाम्स का फॉर्मेट क्या होगा। फिर उसकी फ्रेंड ने कैजुअली कहा कि एग्जाम्स का टास्क और ग्रुप मेंबर्स रैंडमली असाइन होंगे, और अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो उसके लिए एग्जाम्स क्लियर करना एकदम आसान होगा। लेकिन डीने ने सीधा जवाब दिया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ग्रुप कौन सा होगा, वो अपनी पूरी कोशिश करेगी और हर हाल में पास करेगी। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड ने धीरे से कहा कि शायद इस बार एग्जाम्स उतने आसान ना हो जितना वो सोच रही है। उसने चुपके से एंड्रियास की तरफ देखा, जैसे कुछ इशारा कर रही हो। एंड्रियास, जो शुरू से चुपचाप अपनी किताब में बिजी था, उसने ये सब बातें सुनने के बाद अपनी किताब बंद कर दी। उसके एक्सप्रेशंस और ओवरऑल अपीयरेंस पहले के मुकाबले काफी बदल चुके थे, जो देख के डीने थोड़ी नर्वस हो गई। तभी ट्रेन में एक अनाउंसमेंट हुई। सब स्टूडेंट्स को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेन बस 1 मिनट में ऑरलैंड ट्रेनिंग स्टेशन पहुंचने वाली थी। जैसे ही स्टेशन आया, टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को उठने और ट्रेन से बाहर निकलने का इंस्ट्रक्शन दिया। ट्रेन से बाहर निकलते ही सभी स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दी। टीचर ने स्टूडेंट्स को याद दिलाया कि जैसे पहले बताया गया था, इस बार के मिड टर्म एग्जाम्स एक ग्रुप वर्क फॉर्मेट में होने वाले हैं, जिसमें ग्रुप के मेंबर्स रैंडमली सिलेक्ट होंगे। उसने क्लियर किया कि हर एक ग्रुप में 3 वॉरियर क्लास के स्टूडेंट्स होंगे और एक मैजिशियन क्लास का स्टूडेंट होगा। इसके अलावा हर ग्रुप के साथ एक सुपरवाइजर भी रहेगा। टीचर ने बताया कि हर ग्रुप के पास नेक्स्ट मंडे तक का टाइम होगा अपना असाइंड टास्क कंप्लीट करने के लिए। फिर उसने सब स्टूडेंट्स को गुड लक विश किया और फाइनली ग्रुप्स अनाउंस करने लगा। जब एंड्रियास का ग्रुप अनाउंस हुआ तो उसको अपने ग्रुप मेंबर्स देख के कोई खास खुशी नहीं हुई। वो परेशानी में बोलता है, शिट, ये दोनों मेरे ही ग्रुप में होने थे क्या? फिर वो हमें बताता है कि इस एकेडमी में शैरन और उसके अलावा भी कई विलन्स हैं, और उनमें से 2 सबसे खतरनाक विलन्स, जिन्हें हम पागल भी कह सकते हैं, उसके ही ग्रुप में हैं। पहला है द कल्टिस्ट हाजल गबरी, जिसने एक कल्ट के खिलाफ फाइट की थी, और दूसरी है विवियन वेलोकान, जो सबको नीची नजर से देखती है और जिसने एकेडमी में एक मर्डर कर दिया था। एंड्रियास के हाथ कांपने लगते हैं अपने ग्रुप मेंबर्स को देखकर। वो सोचता है, ये दोनों मेरे ग्रुप में कैसे आ गए? क्या ये मजाक है? क्या मेरी कैरेक्टर का लक नेगेटिव भी है? तभी कोई उसे बुलाता है। एंड्रियास पीछे मुड़कर देखता है और वो व्यक्ति कहता है, तुमने मेरी फोटो देखी ही होगी। मेरा नाम क्रिस्टोफर है और मैं भी इस ग्रुप में हूं। फिर वो आगे कहता है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। देखने में तो तुम एक वॉरियर लगते हो, पर असल में तुम एक मैजिशियन हो। तुम्हें देखते ही मुझे घिन आ रही है, इसलिए मेरे रास्ते में मत आना। एंड्रियास सोचता है, साला, ये शुरू से ही इतना एग्रेसिव है तो आगे जाकर क्या करेगा? तभी ग्रुप का दूसरा टीममेट आता है और बोलता है, हेलो, मेरा नाम हजाल है और मुझे लगता है कि एक अनफ्रेंडली वॉरियर होना एक बिग प्रॉब्लम है। फिर एक ग्रीन हेयर्ड लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम विवियन वेलोकन है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी क्रिस्टोफर और हजाल दोनों लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर एंड्रियास परेशान हो जाता है और सोचता है, मैं किस ग्रुप में आ गया? तभी सुपरवाइजर आती है और सबको लड़ने से रोकती है और गाली देने लगती है।
ये देखकर एंड्रियास बोलता है, मेरा सिर्फ ग्रुप ही ऐसा नहीं है, इसकी तो सुपरवाइजर भी इनकी तरह ही है। सच में ये ग्रुप सबसे वर्स्ट ग्रुप है। फिर प्रोफेसर बोलता है, चलो, अगर सारे ग्रुप मेंबर्स आ गए हैं तो अपना अपना टास्क ले लो, और हाँ, याद रखना कि तुम सभी को जिंदा वापस आना है। ये सुनकर एंड्रियास सोचता है, क्या मैं इनके साथ जिंदा वापस आ भी सकता हूँ या नहीं। आगे एंड्रियास और उसकी टीम ट्रेन द्वारा बैरन कासल जा रहे होते हैं। तभी उनकी सुपरवाइजर बोलती है, चलो मैं सबको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम आईवी क्लेयर है और मैं तुम्हारे ग्रुप 9 की सुपरवाइजर हूँ। फिर वो आगे कहती है, हमारे ग्रुप को जो टास्क मिला है तुम उसे अच्छे से देख सकते हो। हमें बताया जाता है कि बैरन बोलोरिक की टेरिटरी में मौजूद विलेज के लैंडलॉर्ड का कुछ समय पहले मर्डर हो गया था। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 हफ्ते पहले एक टीम भेजी गई थी, लेकिन उनका भी कोई पता नहीं चला। इसलिए मर्सनरी गिल्ड ने हमें यह इन्वेस्टिगेशन करने का टास्क दिया है। तभी सुपरवाइजर जर्की खाते हुए बोलती है, क्या किसी का कोई और क्वेश्चन है। अंड्रियास सोचता है, रियल लाइफ में तो ये गेम के मुकाबले ज्यादा अग्रेसिव है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि फ्यूचर में ये लड़की सबसे यंगेस्ट ऑरा मास्टर होगी, लेकिन इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हालांकि इसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी इसके बालों की तरह ही एकदम बेकार है। एंड्रियास को सोचते हुए देख आईवी क्लेयर बोलती है, मुझे हाल ही में सुनने में आया है कि तुम नाइट नाइट खेल रहे हो। और फिर वो मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम्हारे जैसे एक मेज को देखकर मुझे हंसी आ जाती है। क्या तुम एक ईंट भी उठा सकते हो। एंड्रियास जवाब देता है, देखो ये बोल भी कौन रहा है जो कूल दिखने के लिए जर्की खा रहा है। तभी आईवी क्लेयर बोलती है, क्योंकि मैं यहां स्मोक नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसे खा रही हूं। हाजल ने दोनों को शांत करने की कोशिश की और बोला कि वो लोग बस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर बाद उनका ग्रुप एक पहाड़ी पर बने कासल की तरफ बढ़ा। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा गांव था। जब उनका ग्रुप कासल में एंटर हुआ तो वे वहां की ग्रैंड ब्यूटी देखकर हैरान रह गए। ये कास्टल बैरन बोलोरिक का था, एक बूढ़ा आदमी जो लंबी दाढ़ी रखता था। बैरन ने उनका स्वागत किया और बताया कि जो कुछ भी हुआ है वो एक बड़ी ट्रेजेडी है। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, बैरन ने उन्हें सिचुएशन एक्सप्लेन करनी शुरू की। उसने बताया कि सूरिम विलेज का लैंडलॉर्ड उसका कजन था। कजन भी एक बैरन था, लेकिन उसकी कोई फैमिली नहीं थी। बैरन ने जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके पास थी सब उनको दे दी। आईवी ने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उनके साथ डिटेल्स शेयर की। इतने में बैरन का बटलर उसके पास आया और धीरे से कुछ बोला जो बैरन के बेटे से रिलेटेड था। ऑन्ड्रियस ने उनकी बातें थोड़ी बहुत सुनी और तुरंत समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। बैरन ने थोड़ा सोचने के बाद उठने का फैसला लिया और बोला कि उसे एक जरूरी काम है। वो ग्रुप को गुड लक कहकर चला गया। उसके जाने के बाद बटलर ने माफी मांगी और बताया कि बैरन का बेटा बीमार है, इसलिए उसे चेक करना जरूरी था। आईवी ने कहा कि कोई बात नहीं, उन्होंने जरूरी डिटेल्स ले ली हैं और वो तुरंत विलेज के लिए निकलना चाहते हैं। उसी वक्त बटलर के चेहरे पे एक अजीब सी एक्सप्रेशन आई जो एंड्रियस ने नोटिस कर ली। जैसे ही ग्रुप कासल से निकला, आईवी ने क्रिस्टोफर की तारीफ की कि उसने हर चीज पे नजर रखी। उसने ये भी बोला कि बैरन एकदम शांत था, जबकि उसका कजन गायब था। अपनी तलवार इंस्पेक्ट करते हुए आईवी ने एंड्रियस से पूछा कि क्या बैरन की शांति वही वजह थी जिसकी वजह से तू बार बार कह रहा था कि हमें तुरंत इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एंड्रियस ने उसकी बात कंफर्म की और कहा कि और भी काफी अजीब बातें उसके ध्यान में आई थीं। उसने समझाया कि सबसे पहले तो जो मिसिंग इन्वेस्टिगेटर्स की बात की गई थी उसकी कहानी पूरी तरह से बनाई हुई लग रही थी। दूसरी बात, इतने महीने बीतने के बाद भी सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटर भेजना काफी अजीब था। पर सबसे ज्यादा दिक्कत की बात यह थी कि बटलर यह कह रहा था कि अगर तुम अभी निकलोगे तो जब तक पहुंचोगे तब तक सूरज ढल चुका होगा। मेरी सलाह है कि थोड़ा रेस्ट कर लो और कल सुबह निकलना। जब आईवी ने उसका ऑफर मना कर दिया और बोला कि मिशन सबसे पहले आता है, तब बटलर के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। एंड्रियस ने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही उन्होंने उसका ऑफर रिजेक्ट किया, बटलर एकदम डिसअपॉइंटेड लग रहा था, जैसे कि उसकी कोई प्लानिंग फेल हो गई हो। उसने आईवी को समझाया कि जो भी हो रहा था वो एकदम अजीब था। उनका हर एक्शन, हर नजर और हर सांस ऐसे लग रही थी जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। इसी वजह से ग्रुप ने तुरंत विलेज की तरफ निकलने का फैसला किया और एक कैरेज में सवार हो गए। 2 घोड़े उस कैरेज को बहुत तेज रफ्तार से खींच रहे थे। अब रात हो चुकी थी और कैरेज एक पतले से जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। कैरेज में क्रिस्टोफर ने पूछा कि क्या उन्हें विलेज पहुंचने के बाद रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए, लेकिन आईवी ने साफ कह दिया कि पहले विलेज की जांच करना जरूरी है। एंड्रियस भी सोच रहा था कि जैसे ही वो विलेज पहुंचेंगे, लैंडलॉर्ड के कासल की इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होगी। अब तक जो भी हो रहा था सब कुछ सस्पिशियस लग रहा था। उसे सिर्फ एक चीज दिख रही थी, मिसिंग लैंडलॉर्ड का हाउस। और जैसे ही कैरेज आगे बढ़ रही थी, अचानक एंड्रियस ने कुछ अजीब महसूस किया और जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखा। माना उसके अंदर तेजी से घूमने लगा और जितना ज्यादा वो विलेज के पास पहुंच रहे थे
उतना ही ये और कंट्रोल से बाहर जा रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये अचानक हो क्या रहा है? थोड़ी देर बाद पूरे ग्रुप को महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उनकी कैरेज अचानक ही तेजी से भागने लगी। हाजाल ने कैरेज ड्राइवर से पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन क्रिस्टोफर ने तेजी से रिएक्ट किया। उसने तुरंत कैरेज की खिड़की खोलकर बाहर देखा, पर जो उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। कैरेज चलाने वाला एक पागल इंसान की तरह घोड़ों को चाबुक मार रहा था, जैसे वो किसी जबरदस्त गुस्से में हो। कैरेज रुकने की जगह और तेज भाग रही थी। क्रिस्टोफर ने तुरंत अपने साथियों को वार्न किया कि कैरेज चलाने वाला कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। आईवी ने सिचुएशन एनालाइज की और बिना किसी हेजिटेशन के कैरेज का दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही वो बाहर झांकी, उसने रियलाइज किया कि अब कुछ भी करना लेट हो चुका था। उनका ग्रुप सीधा विलेज गेट से टकराने वाला था। उसने सबको तैयार होने के लिए कहा और सब लोग इम्पैक्ट के लिए खुद को संभालने लगे। अगले ही पल कैरेज एक इनसेन स्पीड से विलेज गेट तोड़ते हुए अंदर घुस गई। कैरेज उलट गई और पूरा ग्रुप एक तरफ स्लाइड करता चला गया। सबसे अजीब बात यह थी कि जो लोग गांव में थे वो सब जैसे किसी गहरी बेहोशी में थे। गांव के लोग सड़कों पे नाच रहे थे, बिना ये देखे कि एक कैरेज उनके बीच से गुजर चुकी है। लोग एक हिप्नोटिक स्टेट में लग रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें कंट्रोल कर रखा हो। सब लोग ब्लू मून के नीचे बिना किसी होशो हवास के डांस कर रहे थे। ग्रुप ने क्रैश के इम्पैक्ट को काफी अच्छे से झेल लिया और धीरे धीरे कैरेज से बाहर निकलने लगे। उन्होंने उन लोगों को देखा जो बिना किसी वजह के डांस कर रहे थे। क्रिस्टोफर ने एंड्रियस से पूछा कि एक मेज होने के नाते उसे तो पता होना चाहिए कि विलेज के लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। एंड्रियस ने रियलाइज किया कि यह सिर्फ एक माना अनॉमली नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई डार्क मैजिक है। तभी एक छोटा लड़का जो डांस कर रहा था उनकी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आया, लेकिन विवियन ने तुरंत उसे नीचे दबा दिया। ग्रुप क्यूरियस हो गया और उस बच्चे को और क्लोजली एग्जामिन करने लगा। विवियन को महसूस हुआ कि जो पावर उस बच्चे से निकल रही थी वो एक नॉर्मल इंसान की नहीं थी। उसे काफी जोर लगाना पड़ा उस बच्चे को दबाने के लिए। हजाल ने ध्यान दिया कि उस बच्चे के पैर से खून बह रहा था, शायद लगातार डांस करने की वजह से। सबको समझ आ गया कि ये एक कर्स है। हजाल ने सोचा कि शायद उनके मिशन और इस कर्स का कोई कनेक्शन हो सकता है। क्रिस्टोफर ने एक और अजीब बात रेज की। अगर लैंडलॉर्ड 1 महीने से मिसिंग था, तो अगर वो भी डांस कर रहा होता तो वो अब तक मर चुका होता। इसका मतलब था कि कोई ना कोई विलेजर्स की देखभाल कर रहा था ताकि वो मरे नहीं। क्रिस्टोफर कुछ और सोच रहा था, लेकिन वो अब भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था। आईवी ने महसूस किया कि उनका ग्रुप किसी बहुत ही खतरनाक और प्रॉब्लमैटिक चीज में फंस चुका है। एंड्रियास जानता था कि इस गेम के फ्रेमवर्क में वो नहीं मर सकता। उसने सोचा कि अगर वो बटलर की बात मानकर कासल में रुक जाते तो बैरन सब कुछ छुपाने में कामयाब हो जाता, लेकिन उन्होंने तुरंत विलेज पहुंचने का फैसला किया था। इस वजह से अब वो एक और ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में घुस चुके थे। उसे काफी ज्यादा माना महसूस हो रहा था, जो उसके मास्टर शेरन के लेवल का लग रहा था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इसका रेडियस एक्सपेक्टेड से काफी बड़ा था। तभी अंड्रियास के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या ये किसी ऐसे आर्टिफैक्ट का काम हो सकता है जो मैजिक को एनहांस करता हो? क्रिस्टोफर ने देखा कि एंड्रियास सोच में डूबा है और उससे पूछा कि वो क्या सोच रहा है। एंड्रियास ने जवाब दिया कि उनके पास काफी क्लूज हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वो लैंडलॉर्ड के घर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। ऐसे सिचुएशन में सबसे जरूरी चीज थी इंफॉर्मेशन। उनका ग्रुप लैंडलॉर्ड के घर की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो गेट पे पहुंचे उन्होंने देखा कि कुछ कॉर्प्सेस अब भी जल रहे थे। आईवी ने बिना टाइम वेस्ट किए एक जोर की किक मारी और दरवाजा तोड़ दिया। सब अलर्ट हो गए, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसे उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। एंट्रेंस हॉल में आदमी और औरतें सब जमीन पे मरे पड़े थे। एक टेरिफाइंग साइलेंस ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही क्रिस्टोफर ने आसपास देखा, उसके दिमाग में एक अजीब बात आई। उसने नोटिस किया कि कुछ लाशों के कपड़े इन्वेस्टिगेशन टीम के लोगों जैसे लग रहे थे। इसका मतलब था कि ये लोग काफी पहले मर चुके थे। एंड्रियास ने बाकी सबको देखा और कहा कि हो सकता है ये केस उनके बस से बाहर हो। आईवी ने तुरंत पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। एंड्रियास ने अपना ऑब्जर्वेशन शेयर किया। जो सब कुछ अब तक उन्होंने देखा था उसके बेसिस पे वो कह सकता था कि ये किसी ब्लैक मेज का काम हो सकता है। आईवी और क्यूरियस हो गई और उसने पूछा कि एंड्रियास ऐसा कैसे कह सकता है। एंड्रियास ने एक्सप्लेन किया कि एक ब्लैक मेज लोगों की इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है और उनका मैजिक खींचने के लिए उन्हें एम्पलीफाई करता है। आईवी ने भी अग्री किया और कहा कि ब्लैक मैजिक की पावर डायरेक्टली इमोशन से डिराइव होती है। उसने ये भी ऐड किया कि इसका मतलब है कि लैंडलॉर्ड शायद पहले ही मर चुका होगा। एंड्रियास ने उसके लॉजिक से अग्री किया। अगर वो जिंदा होता तो शायद ब्लैक मेज के प्लान्स में रुकावट डालता। क्रिस्टोफर ने फिर से एक और अजीब चीज पॉइंट आउट की। जो लाशें मैंशन के बाहर जल रही थीं, क्या वो किसी ब्लैक मैजिक रिचुअल का पार्ट थीं? अंड्रियास ने कहा कि यह शायद हो सकता है। आईवी ने कहा कि जब तक कल्प्रिट को पकड़ा नहीं जाता तब तक सच पता नहीं चलेगा।
उसने ये भी कहा कि वो फिलहाल हार नहीं मान सकते, हमें पूरा मैंशन एक्सप्लोर करना चाहिए। सब लोग मैंशन के हर कोने को एक्सप्लोर करने लगे, कैंडल होल्डर्स लेकर कॉरिडोर्स में घूमने लगे, एक एक जगह सर्च करने लगे। लेकिन अंत में उन्हें कुछ नहीं मिला, लैंडलॉर्ड की लाश भी नहीं। इतने में विवियन ने एक विंडो के बाहर देखा और हजाल से कहा कि उसे भी देखना चाहिए। हजाल तुरंत मुड़ा और बाहर देखा। एंड्रियस ने भी देखा और एक शॉकिंग चीज सामने आई। पूरा विलेज मैंशन की तरफ आ रहा था। उसने रियलाइज किया कि कल्प्रिट अब फाइनली मूव कर रहा था। ग्रुप सोच रहा था कि अब क्या करे, क्योंकि सबसे पहले ज़ॉम्बीज उन्हें देख चुके थे। हाजल ने आईवी से पूछा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो सुपरवाइजर थी। आईवी ने बिना टाइम वेस्ट किए कहा कि मैंशन की इन्वेस्टिगेशन छोड़कर तुरंत निकलना होगा। उसने हाजल को एस्केप रूट ढूंढने की जिम्मेदारी दी, ताकि सब बिना चोट लगे बाहर निकल सकें। हजाल बिना देरी किए भाग गया, लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर के एंड तक पहुंचा, उसने रियलाइज किया कि कुछ गड़बड़ है। ज़ॉम्बीज पहले ही मैंशन में घुस चुके थे। वो सीधा सेकंड फ्लोर की तरफ दौड़ रहे थे और हजाल को बुरी तरह घेर लिया। कुछ ज़ॉम्बीज ने उसे पकड़ लिया। क्रिस्टोफर बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए भागा। उसने सामने के ज़ॉम्बीज को जोर से धक्का दिया और अपनी तलवार निकाल ली। उसने सबको ऑर्डर दिया कि एंड्रियस को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वो ग्रुप का मेज था। उसने कहा कि वो फ्रंट लाइन हैंडल करेगा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसके सामने एक ज़ॉम्बी चमक उठा और फिर सीधे एक्सप्लोड हो गया। ज़ॉम्बीज का एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि क्रिस्टोफर कॉरिडोर के दूसरी तरफ जा गिरा। एंड्रियास के चेहरे पे ज़ॉम्बीज का खून उड़कर लग गया। उसके होश उड़ गए जब उसने देखा कि क्रिस्टोफर जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा था। एंड्रियास के दिमाग में अपने पुराने सोल्जर दोस्त की इमेज आई। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो नीचे गिर गया और हाँफने लगा। हाजल ने तुरंत क्रिस्टोफर को उठाया। आईवी ने एंड्रियास को होश में लाने की कोशिश की और कहा कि और ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, अगर वो अभी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन एंड्रियास कंप्लीटली शॉक में था। वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। आईवी ने बिना सोचे समझे उसे अपने कंधे पे उठा लिया और विवियन से कहा कि विंडो तोड़ दो। विवियन ने बिना हेजिटेशन के विंडो पे जोर से किक मारी। जैसे ही ग्लास टूटा, आईवी और सब लोग जंप कर गए, एंड्रियास और क्रिस्टोफर को अपने कंधों पे उठाए हुए। वो सब जोर से जमीन पर गिरे और बिना रुके भागने लगे। दौड़ते दौड़ते एंड्रियास को होश आने लगा। उसके दिमाग में पुराने मिशंस के फ्लैशबैक्स चल रहे थे। उसने अपना हाथ उठाया और माना गैदर किया। उसने तुरंत एक स्पेल कास्ट की, ग्रेस। जहां जहां ग्रेस स्प्रेड हुआ, ज़ॉम्बीज वहां गिरने लगे, जो उनके एस्केप के लिए एक मौका था। अभी भी सब डेंजर में थे, पर कम से कम अब भागने का एक चांस था। जैसे ही एंड्रियस ने अपना ग्रेस स्पेल कास्ट किया, उसने बिना रुके अपना दूसरा स्पेल यूज किया, अर्थ शील्ड, जो ज़ॉम्बीज को और ज्यादा रोक सके। लेकिन आईवी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने इरिटेट होते हुए एंड्रियस से पूछा कि क्या उसे लगता है कि उसे अकेला लड़ना पड़ेगा। उसने एंड्रियस को समझाया कि बिना सोचे अपना सारा मैना यूज करना बेकार है। फिर उसने एक और इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, क्या वो ब्लैक मेज का मैजिक ट्रेस कर सकता है। एंड्रियस ने कंफर्म किया कि वो ऐसा कर सकता है। उसने बताया कि ब्लैक मेज अपने मैजिक को छुपा नहीं रहा था, इसलिए उसका लोकेशन ट्रैक करना आसान होगा। एंड्रियस ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और एक स्पेल कास्ट की, माना डिटेक्ट। उस स्पेल की वजह से उसकी विजन बढ़ गई और वो ज़ॉम्बीज के पार देख सकता था। उसने पूरे विलेज को स्कैन किया और फाइनली एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर ब्लैक मेज को ढूंढ लिया। उसने तुरंत आईवी को बताया कि ब्लैक मेज उनसे 100 मीटर दूर एक घर में है, जो उनके पोजीशन से 9 o'clock की डायरेक्शन में था। आईवी ने उसके ऑब्जर्वेशन की तारीफ की और बिना देरी किए तुरंत उस बिल्डिंग की तरफ दौड़ गई। वो इतनी तेज भागी कि बाकी सब उसकी स्पीड के साथ नहीं टिक पाए। उसने सुना भी नहीं जब उन्होंने उसे धीरे होने के लिए कहा। फुल स्पीड पे भागते हुए वो फाइनली बिल्डिंग तक पहुंच गई। ब्लैक मेज उनका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पे ना कोई टेंशन थी, ना कोई डर, जैसे उसे ऑलरेडी पता हो कि ये लोग आने वाले हैं। जैसे ही एंड्रियस और आईवी उस घर के सामने पहुंचे, आईवी ने बिना किसी हेजिटेशन के डोर पे एक जोर का किक मारी और उसे तोड़ दिया। एंड्रियस सोचने लगा कि क्या उन्हें हर डोर को तोड़ना जरूरी है, लेकिन अब ये सोचने का टाइम नहीं था। एंड्रियस अभी अंदर जाने ही वाला था कि उसने देखा एक लाल मैजिकल बैरियर उसके और आईवी के बीच आ गया। दोनों तुरंत समझ गए कि ये एक ट्रैप है। ब्लैक मेज ने इन्हें चालाकी से धोखा दे दिया था। आईवी सिर्फ बैरियर पे फोकस कर रही थी और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो घर में अकेली नहीं है। अचानक एक अजीब सी आवाज आई। आईवी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। एक लड़की जो ज़ॉम्बीज की तरह लग रही थी, पूरा बैंडेजेस में लिपटी हुई, उसके सामने खड़ी थी। वो खून से भरी हुई थी और काफी वीक लग रही थी। उस लड़की ने कमजोर आवाज में कहा कि वो बहुत दुख में है और अगले ही पल उसने जोर से चीख मारी। आईवी शॉक हो गई और उसका पूरा शरीर फ्रीज हो गया। एंड्रियस ने बैरियर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत समझ आ गया कि ये उसकी पावर के बाहर है। उसी वक्त उसके कानों में एक और आवाज गूंजती है। ये एक सार्कास्टिक टोन थी जो उसे इंसल्ट कर रही थी। कितना पथेटिक है तू। एंड्रियस ने ऊपर देखा और उसके होश उड़ गए।
पूरी सिटी एक और बैरियर से कवर हो गई थी। ये सिर्फ एक बैरियर नहीं था, बल्कि एक दूसरा प्रोटेक्टिव डोम पूरी जगह पे छाया था। एंड्रियास का दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। उसने डिसबिलीफ में ऊपर देखा और सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उसी आवाज ने दोबारा कहा, ये सब गॉड्स के हुक्म से हो रहा है, झुक जा स्लॉथ के नाम पे। एंड्रियास का दिमाग झटके से काम करने लगा। ये नाम स्लॉथ, ये नाम उसने पहले भी सुना था। पेकाटा गेम, जिसे लैटिन में पेकेटम कहा जाता था। इस गेम की स्टोरी में स्लॉथ एक बड़ी फोर्स थी जो 7 डेडली सिंस को मेन बॉडी से अलग करती थी। अगर कोई इन सब सिंस को कलेक्ट कर लेता तो वो अल्टीमेट बॉस को समन कर सकता था। ये आइटम्स गेम की स्टोरी में आगे बढ़ने के लिए क्रूशल थे। पर एक क्वेश्चन जो एंड्रियास के दिमाग में बार बार घूम रहा था वो ये था कि स्लॉथ का नाम अभी यहां क्यों सुनाई दे रहा है। ये तो गेम के मेन क्वेस्ट का पार्ट भी नहीं था। इतने में ज़ॉम्बीज ने उस पर अटैक कर दिया। लेकिन एंड्रियास ने तुरंत एक जोरदार छलांग लगाई और ज़ॉम्बीज से बच गया। वो बचते हुए कंटिन्यूअसली सोच रहा था, ये किस तरह का प्लॉट ट्विस्ट है, ये तो कहीं भी नहीं आना चाहिए था। उसने और ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए ये रियलाइज किया कि वो अकेला ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए बिना वक्त गवाए वो अपनी टीम के पास भाग गया। जब वो फाइनली वहां पहुंचा तो देखा कि बाकी सब भी ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे। ज़ॉम्बीज बिना किसी हेजिटेशन के अपनी जान दे रहे थे, सिर्फ इन्हें मारने के लिए। विवियन एक कंप्लीट रेज मोड में थी। जो भी ज़ॉम्बी उसके नजर में आता वो उसे तुरंत मार देती। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, ब्लड लस्ट। दूसरी तरफ हजाल क्रिस्टोफर की लाइफलेस बॉडी के पास खड़ा था। एंड्रियास ने हजाल से पूछा कि विवियन को क्या हो गया। हजाल एक सेकंड के लिए शॉक में था कि एंड्रियास जिंदा है। फिर उसने रिलीफ की सांस ली और कहा कि उसने एंड्रियास और आइवी को अब तक देखा भी नहीं था। एंड्रियास अब भी हाजल पे फुली ट्रस्ट नहीं कर सकता था, पर उसने डिसाइड किया कि अभी के लिए वो उससे कोऑपरेट करेगा। उसने हाजल को बताया कि आइवी एक बैरियर में फंस गई है। हाजल ने टेंशन में पूछा, अब क्या करें। उसके सवाल का जवाब देने से पहले वही ब्लैक मेज की आवाज फिर से सुनाई दी, तुम सब कितने बेकार हो। तुम समझ भी रहे हो कि तुम असली में क्या कर रहे हो। तुम इनोसेंट्स को मार रहे हो। ये आवाज सिर्फ एंड्रियास को नहीं बल्कि हजाल को भी सुनाई दी। हजाल एकदम पैनिक में आ गया। उसने तुरंत अपने आसपास देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। एंड्रियास ने उसे समझाया कि यह ब्लैक मेज की आवाज है। उसने यह भी कहा कि हो सकता है कि मेज आइवी के आसपास हो। हाजल ने आइवी की सेफ्टी को लेकर चिंता जाहिर की और तुरंत उसकी मदद के लिए निकल पड़ा, एंड्रियास, क्रिस्टोफर और विवियन को वहां छोड़कर। एंड्रियास को लगा कि हाजल जानबूझकर अपने यूजलेस टीममेट्स को उसके सिर पर छोड़ रहा है, लेकिन उसने सोचा कि यह उसके पीछे छुपकर अटैक करने से बेहतर है। उसने अपनी नजर विवियन पर डाली, जो अब भी रेज मोड में थी और आधा शहर तबाह कर चुकी थी। ये सिचुएशन और भी खतरनाक हो सकती थी और एंड्रियास जानता था कि ब्लैक मेज उसके गुस्से को और बढ़ाएगा और उससे एनर्जी खींचने की कोशिश करेगा। उसे यह भी पता था कि अगर उसने कोई भी गलती की तो उसका हाल भी उसके कॉमरेड्स जैसा ही होगा। तभी 3 ज़ॉम्बीज विवियन की तरफ बढ़े। एंड्रियास को लगा कि उनका अटैक डॉज करना इम्पॉसिबल होगा, लेकिन विवियन ने ऐसे तरीके से पलटवार किया जो उसके सोचने के भी परे था। न सिर्फ उसने अटैक डॉज किया बल्कि एक पावरफुल जवाबी हमला भी किया। अचानक एंड्रियास को एक आवाज सुनाई दी। उसने अपने साइड में रूफटॉप की तरफ देखा। ब्लैक मेज वहां बैठा था,